काल ने संतोष के साथ वैगन को देखा। हमें वहां पहुंचाने की क्या योजना है? क्या आप शहर के किनारे पर एक पोर्टल खोलेंगे या शायद डॉक पर और ये दिखावा करेंगे कि हमने किसी जहाज से सामान उतारा है? उसने पूछा। हम आपको शहर के बाहर ही छोड़ने जा रहे थे। आप ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जैसे कि आप जानवरों के देश से नीचे आए हैं या हिचबर्ग में व्यापार बंदरगाह का उपयोग किया है और फिर अपने चालक दल को आपको समुद्र तट पर पहुंचाने के लिए कहा है। हेडब्री में डॉक छोटी मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अच्छे हैं, लेकिन बड़े परिवहन के लिए नहीं जो एक वैगन को ले जा सकते हैं। मैं कहूंगा कि आप पिचेप से दक्षिण की ओर अंतर्देशीय से आने का दावा कर सकते हैं, लेकिन पिचेप के दक्षिण में कोई सड़क नहीं है और दोनों मछली पकड़ने वाले गांव हैं, इसलिए मछली पकड़ने के लिए क्रॉस कंट्री ट्रैक का कोई मतलब नहीं है। आप माल को वापस अंतर्देशीय ले गए होंगे। पिचेप एक गहरे पानी का बंदरगाह है, इसलिए आप वहां से लिनन प्राप्त कर सकते थे, लेकिन मार्ग अभी भी समझ में नहीं आता है क्योंकि ल्यूटोनेड वहीं है, ड्रैगन ने समझाया। तो हम दावा करते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए समुद्र तट पर आए हैं। अगर हमें सवालों के जवाब देने पड़े तो हम आगे बढ़ेंगे, काल ने पुष्टि की। हेडब्री में रुके और सूखी मछलियां ले। आपके कार्गो के ऊपर कुछ सूखी मछलियां दिखाई देने से ल्यूटोनेट से गुजरते समय उनके हमला करने की संभावना कम हो जाएगी। उनके पास अपनी खुद की बहुत सारी मछलियां हैं, भले ही हेडब्री में मछलियां सस्ती हों। डाकू साधन संपन्न होते हैं, इसलिए अपने दल के सदस्यों को छिपाने की बहुत कोशिश मत करो। वे सोचेंगे कि आपने कुछ मूल्यवान छिपा रखा है। मैं महिलाओं से कहूंगा कि वे अपने सबसे फटे हुए वस्त्र पहने और जाने से पहले उन्हें गंदा कर ले। यात्रा के दौरान कोई भी कपड़े नहीं धोता। गंदगी रात की ठंडी हवा से बचाने में मदद करती है, गाड़ी लाने वाले गार्ड ने जोर दिया। ये बात बहुत मायने रखती है। हम नहीं चाहते कि उन्हें यह एहसास हो कि ये दो उच्च पुजारिने हैं। दो कनिष्ठ पुजारिने अपने रक्षकों के साथ साथ ही बग्घी चालक और सुरक्षा नागा ही काफी है। गार्ड ने सिर हिलाया। अगर आपके पास ज्यादा गोलेम है तो उन्हें गाड़ी के पीछे दौड़ाओ, पीछे से पहरा देने के लिए। यह एक आम बात है। इसके अलावा आपके घुंघराले बालों वाले को किसी भी तरह से स्पेल्सवॉर्ड समझ लिया जाएगा। वे बदमाशों की तरह कपड़े पहनते हैं, लेकिन वे बहुत अधिक खतरनाक होते हैं। डाकुओं के लिए यह मान लेना सुरक्षित है कि बदमाश जादू का इस्तेमाल कर रहे होंगे। काल मुस्कुराए जब उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल उनकी टीम ही नहीं थी जिसे व्यक्तिगत रूप से लोगों की आम भाषा से समस्या थी। वे सही से बहुत दूर नहीं होंगे। दाना ने मैजिक नाइट्स के साथ प्रशिक्षण लिया था ताकि उसके पास औसत जादूगर की तुलना में बेहतर नजदीकी युद्ध कौशल हो। बेशक उसे शक्तिशाली ब्लेड कौशल भी प्राप्त हुए थे, लेकिन जानवरों ने प्रशिक्षण के दौरान पहले से ही इसका थोड़ा सा हिस्सा देखा था और उन्हें यह बताने का कोई कारण नहीं था कि यह बोनस का एक सिस्टम उपहार था। ऑथोस ने संतोष में सिर हिलाया। ये टीम संयोजन एकदम सही है। 2 मौलवी, 2 नकली अंगरक्षक और वैगन टीम। यह इसे एक मौलवी और एक शक्तिशाली अंगरक्षक टीम की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय बनाता है। चर्च इतनी शक्तिशाली टीम बनाने के लिए पैसे खर्च नहीं करेगा और वे यात्रा करने वाले उच्च पादरी के लिए गार्ड के रूप में स्थानीय व्यापार वैगन पर निर्भर नहीं होंगे। अधिक संभावना है कि वे लक्ष्य के करीब एक पोर्टल खोलेंगे और फिर प्रतिक्रिया से सीधे निपटेंगे। हम इस बार ऐसा होने से बचने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारे दोनों देशों में से कोई भी देश एनोमली के स्थिर होने से न जुड़ा हो। ठीक है, तो हमारे पास हमारी योजना और कवर स्टोरी है। 2 ड्रैगन पादरी और एक व्यापारी दल। ये किसी भी अजीब अफवाह को शुरू न करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। वैगन को खींचने वाला विशाल सेरो कुछ ध्यान आकर्षित करेगा, लेकिन उनके पास इस क्षेत्र में सेरो झुंड है, इसलिए ये पूरी तरह से अजीब नहीं है, सिवाय इस तथ्य के कि आपने एक को पालतू बना लिया है। ऑथोस ने ठहाका लगाया। क्या हमें अतिरिक्त दूरी के लिए सुबह जल्दी निकलना चाहिए, या क्या ये बेहतर होगा कि हम भोर होते ही वहां जाएं और दिन भर दौड़ते हुए जितना संभव हो सके उतनी दूर जाएं? काल ने पूछा। मैं सुबह ही चला जाता था ताकि उन्हें डाकुओं और गुलामों को ये चेतावनी देने के लिए धावक भेजने का समय न मिले कि तुम आ रहे हो। उनके पास जादुई संचार हो सकता है, लेकिन तुम उसे रोक नहीं सकते। शत्रुतापूर्ण गांवों में रात भर रुकना खतरनाक है। जंगल में रहना भी खतरनाक था, लेकिन कम से कम उन्हें इस बात का मौका तो था कि बाहरी लोग उनके कैंप को नहीं देख पाएंगे, और अब उनके पास कई गार्ड थे जो पूरी रात जाग सकते थे। गोलेम और नागा के साथ वैगन शाम तक पर्याप्त सुरक्षित होना चाहिए, और काल राय से इसके लिए टार्प कवर को फिर से बनवाने के लिए कहेंगे ताकि उन्हें तीर प्रतिरोधी रॉयल रैंक रेशम की सुविधा मिल सके। इससे भले ही पूरी तरह बख्तरबंद गाड़ी नहीं बनेगी, लेकिन इससे घात लगाकर हमला करना कम घातक हो जाएगा, जिससे अंदर मौजूद टीम के सदस्यों को प्रतिक्रिया करने के लिए अधिक समय मिल जाएगा।
एक कौशल ऐसा था जो काल चाहता था कि उसके पास हो, और वो था अपनी सक्रिय बाधाओं को छिपाने की क्षमता। उसे यकीन नहीं था कि ऐसा संभव है, लेकिन अगर वह ये दिखा सकता है कि उनके पास कोई सक्रिय कौशल नहीं है, तो उन्हें दूर से पहचानना मुश्किल होगा। हालांकि वो टीम के किसी सदस्य को थोड़ी अतिरिक्त चुपके के लिए जोखिम में नहीं डालेगा। अगर वे छिप नहीं सकते, तो ऐसा लगना बेहतर था कि वे एक लक्ष्य हैं जिस पर हमला नहीं किया जाना चाहिए। अब तक जो कुछ भी वह जान पाया था, उसके अनुसार यहाँ खतरे का स्तर उसकी पिछली यात्रा के दौरान की तुलना में कम होना चाहिए। अगर उनके पास इतने सारे मोनाक रैंक के राक्षस और इतना क्षेत्र होता, तो वे पूरे महाद्वीप पर कब्जा कर सकते थे। इसलिए यह अधिक संभावना थी कि वे समूहों में आरोही और कमांडर रैंक राक्षसों से मिलेंगे। ये कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे वे संभाल सकें। ज्यादातर राक्षसों के पास सीमित जादू था, इसलिए उनके क्षेत्र में हमला करके उन पर हमला किए जाने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन शुद्ध संख्या सबसे शक्तिशाली को भी गिरा सकती थी। बिशप मिस्टी, क्या संभावना है कि अन्य समूह अपने ऑरेकल से प्राप्त दर्शन के आधार पर एनोमली की ओर टीमें भेजेंगे? काल ने पूछा। जब तक ये खुल न जाए, तब तक नहीं। इसलिए आपको वहां सही समय पर पहुंचना चाहिए। विसंगतियां अजीब चीजें हैं। आप उन्हें तब तक भविष्य सूचक जादू से नहीं देख सकते जब तक कि वे पहले से ही घटित न हो चुकी हों। इसलिए जब तक आप किसी और को सटीक स्थान का पता चलने से पहले या पहले कुछ घंटों के भीतर पहुंच जाते हैं, तब तक आपको विसंगति को स्थिर करने में सक्षम होना चाहिए, बिना किसी को ये करते हुए देखे। अगर वो विफल हो जाता है, तो मेरा सुझाव है कि आप अंदर जाएं और दूसरी तरफ से इसे स्थिर करें। आप दूसरों से अलग हो जाएंगे, और जबकि अंदर जाने के लिए संघर्ष करना होगा। एक बार जब आप अंदर आ जाएंगे, तो ये साबित करने का कोई तरीका नहीं होगा कि आप जिम्मेदार थे, भले ही उन्हें संदेह हो कि आपका इसमें कुछ हाथ था। मेरा सुझाव है कि आप क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली जादू उपयोगकर्ता को दोषी ठहराएं। दोष मढ़ने का यह मेरा पसंदीदा तरीका है। टेम्पोरल ड्रैगन की बात सही थी। जो भी आप गुप्त रूप से कर सकते हैं, करें, बाकी के लिए किसी और को दोषी ठहराएं। काल ऐसा कर सकता था। वास्तव में, जितने ज्यादा लोग उसके आने के समय के आसपास दिखाई देंगे, विसंगति के स्थिर होने पर दोष को हटाना उतना ही आसान होगा। ये सिर्फ एक शर्म की बात थी कि वे सभी अंदर जाने के लिए सबसे पहले लड़ने लगे। जब कालकोठरी जैसी विसंगतियों की बात आई तो विदेशी देशों में प्रवेश द्वारों पर प्रतिबंध स्पष्ट रूप से छुट्टी पर चले गए। काल ने आकस्मिक योजनाओं को लिखना समाप्त कर दिया, तथा नक्शे की एक प्रतिलिपि बना ली, साथ ही कुछ अतिरिक्त नोट्स भी बना लिए, ताकि यदि रास्ते में कोई समस्या आए तो वे उसका उपयोग कर सकें। दुर्भाग्यवश उनके पास उस क्षेत्र का भौगोलिक मानचित्र नहीं था, जिससे स्थलों के आधार पर रास्ता ढूंढना आसान हो जाता। लेकिन बिशप मिस्टी ने उस क्षेत्र का वर्णन काफी सटीकता से कर दिया था, जहां विसंगति दिखाई देगी। इसलिए काल को पूरा विश्वास था कि भले ही वे जल्दी पहुंच जाएं, लेकिन वो उसे पहचान लेंगे। ठीक है, सुबह की यात्रा के लिए तैयार होने के लिए हमें बस इतना ही चाहिए। यहाँ और वहाँ के बीच समय का कितना अंतर है? उसने पूछा। लगभग 1 घंटा। आपके पास नाश्ते के लिए समय है, और आप अभी भी शहर के बाहर ऐसे पहुंचेंगे जैसे आपने भोर में ही अपना शिविर समेट लिया हो। ये काफी अच्छा था। अब उनके पास पूरा दोपहर का समय था, और सभी छात्र उचित कक्षाओं में थे। अरे, आप उन्हें सुबह प्रशिक्षण क्यों देते हैं और फिर दोपहर भर कक्षाएं क्यों कराते हैं? ड्रैगन चर्च भी ऐसा ही करता है, लेकिन मुझे कभी नहीं पता चला कि ऐसा क्यों होता है। लोट्स ने पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं और आपको उन्हें थका देने की जरूरत होती है ताकि वे एक बार में 10 मिनट से ज्यादा समय तक स्थिर बैठे रहें। एक बार जब वे प्रशिक्षण समाप्त कर लेते हैं और उनकी सभी मांसपेशियां दर्द करने लगती हैं, तो वे रात के खाने के बाद शाम के प्रशिक्षण से पहले बैठकर व्याख्यान सुनने में प्रसन्न होते हैं। ऑर्थोस ने हंसते हुए कहा। ओह, ये समझ में आता है। उन्हें खिलाओ, फिर उन्हें सुला दो। लोट्स को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी ब्रह्मांड का एक सच सीखा है, भले ही यह ऐसा सच हो जिसे बाकी सभी ने सालों पहले ही समझ लिया था। बेशक वो शेड्यूल का पालन करने में इतनी खराब थी कि शायद ये बात उसके साथ उस तरह से पंजीकृत नहीं हुई होगी जैसे कि बाकी सभी के साथ हुई थी। प्रकृति पादरी होने के कई दुष्प्रभावों में से एक। इसलिए रात के खाने के बाद काल और अन्य लोगों ने ठीक यही किया। शाम का प्रशिक्षण छोटा था, जानवरों के लिए प्रशिक्षण से ज्यादा शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए, यह ऊर्जा जलाने के लिए बहुत बढ़िया था, और मंदिर के आसपास के क्षेत्र में कच्चे रास्ते के चारों ओर दौड़ को टैग और पीछा करने के खेल में बदल दिया, जिससे सभी दौड़ते रहे और सुस्त नहीं पड़े। काल की टीम के ज्यादातर सदस्यों के लिए जानवरों के साथ बने रहना नामुमकिन था,
लेकिन डायबिया के रूप में ओफेलिया ऐसा कर सकती थी, और दाना के पास हरकत करने का हुनर था जिससे वह थोड़ा और बराबरी कर सकती थी, जबकि काल जानवरों की चपलता की कमी को पूरा करने के लिए जबरदस्त ताकत पर निर्भर था। ये कैसे उचित है? वो पेड़ों के बीच से भाग सकता है क्योंकि उसके पैर बहुत मजबूत है, लोमड़ी जैसे जानवरों में से एक ने शिकायत की। वे अभी भी काल से अधिक तेज थे, लेकिन उसे पकड़ना लगभग असंभव था क्योंकि वह पेड़ों को लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करता था और एक बार में दर्जनों मीटर तक जमीन पर नहीं गिरता था। उसकी तुलना में ओफेलिया को पकड़ना बहुत आसान था, और वो उतनी तेज भी नहीं थी, लेकिन अगर वह आपको पकड़ लेती तो उसे चकमा देना असंभव था। यह ऐसा था जैसे किसी ने आप पर घर फेंक दिया हो, वो इतनी बड़ी थी कि उससे बचना असंभव था। शाम के अभ्यास से बच्चे जल्दी ही थक गए और योजना के अनुसार सोने से पहले नहाने चले गए। काल और उसके समूह के बारे में भी यही सच था। वे वापस आते ही नहाने और सोने के लिए तैयार थे, इस तथ्य के बावजूद कि अभी अंधेरा ही होने वाला था। जानवरों का प्राकृतिक चक्र सूर्य और चंद्रमा का चक्र था, इसलिए जब अंधेरा हो जाता था तो वे सो जाते थे जब तक कि वो उनके शिकार का समय ना हो। काल शॉवर से बाहर अपने कमरे में आया और बिशप मिस्टी को फिर से कमरे में पाया। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। मुझे लगता है तुम्हें इसकी गर्माहट पसंद आई होगी, काल ने मजाक में कहा। ये बुरा नहीं है। पिछली बार मुझे एक छोटे पादरी के साथ सोने का मौका भी मिला था, लेकिन तकनीकी रूप से मैं आपकी सुरक्षा गार्ड हूं। अगर मैं नहीं होती तो कोई दूसरा उच्च पुजारी होता। मनुष्य कोई वास्तविक खतरा नहीं है, लेकिन आप हो सकते हैं, उसने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। तो कमरे के बाहर एक गार्ड तैनात करने के बजाय उन्होंने एक को छात्रावास में ही तैनात कर दिया, ताकि अगर मेरे मन में कुछ पागलपन भरा विचार आए, जैसे कि रेमी को फिर से एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर इधर उधर दौड़ने देना। इससे ड्रैगन हंस पड़ा। मुझे लगता है कि प्रोटोकॉल एक उत्साहित नागा रानी से ज्यादा खतरनाक स्थितियों के लिए है। आपकी क्लास आपको हमारे आसपास किसी भी दूसरे इंसान की तुलना में ज्यादा आरामदेह बनाती है, यहाँ तक कि आपके साथी भी हमेशा तनाव में रहते हैं, और उनमें से एक तो खुद एक जानवर है। इतने सारे शिकारियों के आसपास होने से एक सहज रक्षात्मक प्रतिक्रिया होनी चाहिए, लेकिन आप उसे मिस कर रहे हैं। ये दिलचस्प है। आपके और आत्मघाती पागलों के अलावा केवल ड्रैगन और ग्रिफॉन जैसे शीर्ष शिकारी ही आमतौर पर इसे मिस करते हैं। जैसे जैसे वो बात करती गई, उसका आकार काल की ऊंचाई से सिकुड़कर 150 सेंटीमीटर से भी कम रह गया। उसने अपने सफेद तराजू के रंग का ही लबादा पहना हुआ था, और वो काल को घूरते हुए अपने बिस्तर पर चढ़ गई। काल ने मुगध बिशप को देखकर मुस्कुराया। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह मेरे दिमाग से जुड़े जानवरों के दिमाग का साइड इफेक्ट है। मुझे कई बार बताया गया है कि मैं धीरे धीरे अधिक जानवर बन रहा हूँ। मेरी टीम के व्यक्तित्व और जिस तरह से मैं उनकी आवाज सुनता हूँ, उसे देखते हुए शायद आप उन्हें मेरी अंतरात्मा का विकल्प मान सकते हैं, उसने सुझाव दिया। क्या ब्लडबैथ स्पाइडर आपके दिमाग में तर्क की आवाज है? मैं देख सकता हूं कि यह आपको कम मानवीय बना देगा। राय हंसे। अगर वो सोचती है कि तुम अब बुरे हो, तो बस तब तक प्रतीक्षा करो जब तक कैरा सहज न हो जाए। ड्रैगन मुस्कुराया और काल ने उसे संदेह भरी नजर से देखा। आप उन्हें सुन सकते हैं, है ना? उन्होंने पूछा। बिल्कुल नहीं। मैं उन्हें उनके अलग स्थान पर नहीं सुन सकता, लेकिन मैं आपके विचार सुन सकता हूं, जिसका मतलब है कि जब वे आपसे बात करते हैं तो मैं सुनता हूं। ये बात समझ में आती है। कोई भी अन्य व्यक्ति अलग अलग स्थानों का पता लगाने या उनसे बातचीत करने में सक्षम नहीं था, और उसकी शक्तियां समय आधारित थीं, जो उसके सिस्टम कौशल के लिए एक कठिन जवाब नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं सुबह आपसे मिलूंगा, लेकिन मेरी एक विनती है। अगर आप इतने व्यस्त हैं कि कल आपको बता नहीं पाएंगे, अगर आप मुझे फिर से समय पर भेजने की योजना बना रहे हैं, तो मुझे पहले से बता दें। क्या आप ऐसा करेंगे? ये बहुत ही भ्रामक था। मिस्टी ने हंसते हुए उसे अंगूठा दिखाया और फिर सोने का नाटक करने लगी। कल का दिन काफी लंबा होने वाला था, इसलिए उसे यथासंभव अधिक नींद लेनी चाहिए। अगली सुबह काल अपेक्षा से कहीं अधिक गर्म होकर उठा। कैरा बाहर खुले में सोने के लिए आ गई थी। वो उसकी छाती पर लिपटी हुई थी, और लोट्स काल के दूसरी ओर छोटे से सिंगल बेड पर थी, और शून्य बेजे को गले लगाने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये तथ्य कि उसने ड्रैगन को नहीं चुना था आश्चर्यजनक था, लेकिन शायद लोट्स के दिमाग में नए जीवों ने ड्रैगन पर विजय प्राप्त कर ली थी। ये रहस्य ही था कि वो अंदर कैसे आए, क्योंकि टेसा आमतौर पर उसे इधर उधर भटकने से रोकती थी, लेकिन कम से कम वह आज समय पर उठ जाएगी। और अगर काल कैरा को नाश्ते के लिए वापस उसके कमरे में ले जाता है, तो वो सोने की कोशिश नहीं करेगी। सूरज बस उगने ही वाला था, इसलिए तैयार होने का समय आ गया था। काल ने अपना स्थान बदल लिया ताकि लोट्स कैरा को पकड़ ले,
जिसने धीरे से सूंघकर एक आंख खोली ताकि देख सके कि काल कहाँ जा रहा है। उसके पास खाना था, उसे सोते समय भागने की अनुमति नहीं थी। वो जानती थी कि वह भोजन के लिए अपने स्थान पर लौट सकती है, लेकिन यह उसकी सहज प्रवृत्ति में समाया हुआ था कि वह उसे अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देगी। पादरी ने खाना तो बनाया, लेकिन उसने थोर के पसंदीदा स्वाद के व्यंजन बनाए, कैरा के नहीं। कैरा लगभग कुछ भी खा सकती थी, सब्जियों से लेकर जादुई चीजों तक, लेकिन भुना हुआ मांस सबसे स्वादिष्ट लगता था। जब काल नहा चुका तो कैरा ने लोट्स को बिस्तर से खींच लिया तथा नींद में डूबे पादरी को शोवा में खींच लिया और फिर पानी चालू कर दिया। यह एक छोटा गर्म झरना था और कैरा को पानी में बहुत आनंद आया, इसलिए जब लोट्स भीगने के कारण हकलाने और गाली देने लगा तो वो चौंक गई। अगर वो अपने कपड़े उतार दे तो वो ठीक हो जाएगी। कैरा बड़बड़ाते हुए शॉवर स्टॉल के तंग घेरे में उछलती और पंख फड़फड़ाती रही। क्या कर रही हो, पागल औरत? मैं सो रहा था, कमल ने शिकायत की। कारा कहती है कि उठने का समय हो गया है, साथ ही पानी में रहते हुए अपने कपड़े उतार देना, काल ने उन्हें बेडरूम से बताया। अपने बिस्तर से मिस्टी हंसी। मैं देख रही हूं कि आपने अपनी सबसे अनिच्छुक टीम के सदस्य को सुबह काम पर लगाने के लिए एक सहायक ढूंढ लिया है। काल ने हंसते हुए कहा, वो बहुत अनिच्छुक नहीं है, बस ओफेलिया समझती है कि कॉफी से सब कुछ बेहतर हो जाएगा, इसलिए वो आगे बढ़ती है। लोट्स और कैरा कुछ ही मिनटों बाद बाहर आए। दोनों ने ही तौलिए से अपने बाल सुखाए थे और उनके शरीर से किसी पुदीने जैसे शैम्पू की खुशबू आ रही थी। कैरा खुद से बहुत खुश थी। अपने बालों को शैम्पू करने के लिए किसी का होना एक ऐसी विलासिता थी जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। लोट्स उन जगहों तक भी पहुंच सकता था जहां कैरा खुद नहीं पहुंच सकती थी। उसे इसे एक नियमित बात बनाना होगा। रे के विपरीत, वो इतनी बड़ी नहीं थी कि अपनी पीठ पर अपने निजी इंसान को लेकर इधर उधर भाग सके। उसके शरीर में अभी भी कुछ वृद्धि बाकी थी, लेकिन वो छोटे पैरों वाले भेड़िए के आकार तक भी नहीं पहुंच सकती थी। जब तक कि वो बहुत बड़ी न हो जाए तब तक वो अपनी पीठ पर किसी इंसान को नहीं उठा सकती थी। हालांकि ये सुनने में मजेदार लग रहा था। अगर वो थोर की तरह बड़ी होती, लेकिन पंखों के साथ, तो वह काल के साथ युद्ध में उड़ सकती थी और वे दुश्मनों पर गोता लगाकर बमबारी कर सकते थे। कैरा को यह एक बहुत अच्छा लक्ष्य लगा, यहां तक कि रे ने भी इसे मंजूरी दे दी, क्योंकि वो ऊपर से चीजों पर बड़े बड़े पत्थर गिराने का आनंद लेना सीख रही थी। नाश्ता एक त्वरित भोजन था और फिर मंदिर के दक्षिण में द्वार स्थान पर पहरेदार समूह को उनके आनंदपूर्ण मार्ग पर भेजने के लिए तैयार थे। पादरी ने जो गाड़ी प्राप्त की थी उसके किनारे पर लंबी सीढ़ियां थीं, इसलिए रेमी ने अपने अंगरक्षकों को बुलाया, जबकि थोर काल और रे के वैगन से जुड़ने का इंतजार कर रहा था। दाना के गोलेम को वैगन के पीछे दौड़ने के लिए बुलाया गया और बाकी सभी ने अंदर अपनी सीटें ले ली, जबकि रे ने सुरक्षा के लिए मजबूत रेशम का एक दूसरा तिरपाल बनाया। ठीक है, ऐसा लगता है कि हमें शुरू करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब मिल गया है। पोर्टल हमें कहाँ ले जाएगा? काल ने ड्राइवर की सीट पर बैठते हुए पूछा। यह आपको शहर से 5 किलोमीटर उत्तर में एक खाली पुल पर छोड़ देगा। हमने अपने सदस्यों से इसकी निगरानी करवा रखी है और पूरी रात मौसम साफ रहा। शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आप बिना किसी कठोर कार्रवाई के विसंगति को स्थिर कर लेंगे, गेट गार्ड ने उन्हें रूखी आवाज में बताया। काल ने सिर हिलाया और टीम को तैयार पोर्टल के माध्यम से ले गया, फिर थोर को शिविर स्थल के बगल वाली सड़क पर दक्षिण की ओर मोड़ दिया। दाना, गोलेम को इस क्षेत्र में इधर उधर घुमाओ ताकि ऐसा लगे कि कल रात कोई यहां रुका था, फिर हम बाहर निकलेंगे। गोलम्स ने लैमिया योद्धाओं की सहायता से जल्दी से क्षेत्र के चारों ओर अपना रास्ता बना लिया। अगर कोई उनके पीछे आता है तो ये दिखाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि वे वास्तव में रात भर रुके थे। संभावना तो ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सभी आधारों को कवर करना बेहतर होगा। तभी काल को याद आया कि उसने अपनी चेकलिस्ट में एक महत्वपूर्ण आइटम को शामिल करना भूल गया था। वह सभी के सिस्टम को पूरी तरह से सक्रिय करना भूल गया था, जिस तरह से पुराने आइटम ऑर्थोस के लिए करते थे। सबसे पहले उसने दाना की कलाई पर ध्यान केंद्रित किया, जहां कंगन लटक रहा था। अगर यह ठीक से सुसज्जित होता और सिर्फ पहना नहीं जाता तो यह उसकी कलाई के आकार के अनुकूल हो जाता। सौभाग्य से उसे पहनाने में बस एक पल का ध्यान लगा और फिर काल ने दूसरों की ओर रुख किया। ओफेलिया, मुझे अपनी विशालकाय शक्ति वाली अंगूठी बेच दो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और अंगूठी है जो शायद बेहतर होगी, लेकिन इससे तुम्हारी सिस्टम क्षमताएं भी सक्रिय होंगी, उसने समझाया। उन्होंने कैरा के संग्रह का व्यापार किया और फिर काल पादरी के अनुकूल वस्तुओं की खोज में चला गया, जबकि ओफेलिया ने अंगूठी तैयार कर ली थी। थोर के पास जवाब था,
सोने की चेन जो उसके तालाब में भीग रही थी, वे मूल रूप से उपयोगी जादुई वस्तुएं नहीं थीं, केवल सजावटी वस्तुएं थीं जिन्हें डाकुओं और दिग्गजों के शरीर से निकाला गया था। लेकिन एक त्वरित निरीक्षण ने कहा कि वे अब पवित्र जादू को एक छोटा सा बोनस देते हैं, जो उनके मूल रूप से बोनस के अलावा है, इसलिए उन्हें सुसज्जित किया जाना चाहिए। महिलाओं, इन्हें पहनकर देखो। थॉर के सौजन्य से दोनों मौलवियों ने हार पहना और फिर स्टेटस शब्द बोला। हाँ, ये पूरी तरह से काम करता है। अब मेरे पास अपने बारे में सभी तरह की जानकारी है। अभी भी कुछ बटन ग्रे हैं, लेकिन लगभग सभी काम करते हैं, टेसा ने समझाया। अद्भुत। अतीत से वापस लाई गई वस्तुओं में अभी भी सिस्टम की शक्ति की एक मजबूत खुराक है, और वे अब लोगों की प्रणाली को जागृत कर सकते हैं, या कम से कम सिस्टम के जितना हिस्सा पुनर्जीवित किया जा सकता है उतना पुनर्जीवित किया जा सकता है, काल ने समझाया। हम देखेंगे कि क्या अब हमारे पास और भी उपयोगी चीजें उपलब्ध हैं। उम्मीद है कि हम इस नई क्षमता के साथ कुछ कर पाएंगे। शायद इसीलिए हर कोई स्थिर कालकोठरी को लेकर इतना उत्साहित था, टेसा ने जवाब दिया। बिल्कुल। कालकोठरी में जागने वाले कुलीन लोगों की शक्ति स्पष्ट रूप से कालकोठरी के स्तर तक सीमित होती है, कम से कम अगर वे मानव हैं, लेकिन यह उन राक्षसों और जानवरों पर लागू नहीं हो सकता है जो स्वाभाविक रूप से शक्ति में बढ़ते हैं। उनके लिए सिस्टम केवल बोनस शक्तियां हैं, एक शुद्ध धोखा है जब वे पहले से ही शक्तिशाली थे। महिलाओं ने काल की कही बात पर विचार किया और सड़क पर उतर गईं। वे गोलम्स के लिए एक जॉगन गति बनाए रखने लगी ताकि जरूरत पड़ने पर वे थोर से आगे निकल सके। नागा योद्धाओं ने अपने आसपास के खेतों पर कड़ी नजर रखी क्योंकि वैगन पेड़ों से दूर जा रहा था, लेकिन क्षेत्र साफ दिख रहा था और वे दूरी पर समुद्र और एक छोटे से गांव को देख सकते थे। हेडब्री उतनी छोटी नहीं थी जितनी काल ने उम्मीद की थी। इसमें करीब 1000 लोग रह सकते थे और इसे 2 छोटी खाड़ियों के बीच बनाया गया था, इसलिए शहर के दोनों तरफ डॉक थे। यह एक प्रभावशाली जगह नहीं थी, जो साधारण मैदानी पत्थर की इमारतों से बनी थी, लेकिन वे मजबूत होनी चाहिए थी और समुद्र की नमी में सड़ती नहीं थी। ये गांव भूमि के अंतिम छोर पर नहीं बनाया गया था, बल्कि अंतर्देशीय क्षेत्र से होने वाले आक्रमण के खिलाफ रक्षात्मक उपाय के रूप में उनके और समुद्र के बीच कई खेत थे। इससे काल को उस क्षेत्र के बारे में काफी कुछ पता चला। अगर सार्जेंट रीटा ने उसे जो पाठ याद करवाए थे वे सही थे, हो सकता है कि उसने सिर्फ रणनीति पर एक क्रैश कोर्स किया हो, लेकिन युद्ध की परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में कुछ भी न जानना उसके लिए अच्छा था, क्योंकि खतरों के बारे में उसकी पहली सहज समझ आमतौर पर सही होती थी। हॉक ने उन्हें खोजने के लिए आकाश में उड़ान भरी और तुरंत ही नाराजगी भरे संदेश भेजने शुरू कर दिए। क्या वे यहाँ मजाक कर रहे हैं? शहर उन्हें खुली घास में देख सकता है, और फिर भी वे एक चेकपॉइंट स्थापित करने की कोशिश करने जा रहे हैं। होबोगलिन का स्वाद भी अच्छा नहीं होता, लेकिन वे चेकपॉइंट संचालित करने के लिए कब इतने समझदार हो गए? ओह, वहां एक जोड़ी ओग्रेस उनकी निगरानी कर रहे हैं, क्रोधित पक्षी ने बताया। ऐसा लग रहा है कि हमारे आगे कुछ राक्षस चेकपॉइंट बना रहे हैं। कोई वास्तविक कवर नहीं है, इसलिए हम इसे जल्दी और गंदे तरीके से करने जा रहे हैं। काल ने टीम के बाकी सदस्यों को समझाया। क्या हम इधर उधर घूम सकते हैं? ऐसा नहीं है कि हमें गांव से सूखी मछली की जरूरत है, दाना ने सुझाव दिया। यह अच्छी बात है। हॉक का कहना है कि उनमें से सबसे ताकतवर कमांडर है। अगर मैं उनके बीच से नहीं निकलूंगा तो वे हमें परेशान नहीं करेंगे। वे बस सड़क पर हैं, मैं घूमकर भी गांव तक पहुंच सकता हूं। काल ने सहमति जताई। टेसा हंसी। तुम्हें लगता है कि अगर तुम उनसे 20 मीटर दूर घास के रास्ते से निकल जाओ तो वे कुछ नहीं करेंगे? काल ने कंधे उचका दिए। हो सकता है या ना हो, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितने समझदार हैं। ओफेलिया ने उस पर मुस्कुराकर कहा, ये तो गोबलिन और ओग्रेस को साफ विवेक से मारने का बहाना लगता है। ओह, मुझे इसके लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। काल ने थोर को सड़क से दूर घास में चले जाने का निर्देश दिया, जहां राक्षसों ने रास्ता रोकने के लिए चट्टाने और एक गिरा हुआ पेड़ लगा रखा था। कच्ची सड़क पर कोई खाई नहीं थी और यह खुले घास के मैदान में था। उन्हें इधर उधर जाने से कोई नहीं रोक रहा था, लेकिन ये राक्षसों की बुद्धिमत्ता के लिए अच्छा संकेत नहीं था। सौभाग्य से, या शायद उनके लिए दुर्भाग्य से, होबगोब्लिन्स और उनके ओग्रे ओवरसियर इतने मूर्ख नहीं थे कि वे इस तथ्य को नजरअंदाज कर दे कि काले खुले मैदान में उनसे केवल 100 मीटर की दूरी पर एक वैगन चला रहा था। उनमें किसी भी प्रकार का संगठन नहीं था, क्योंकि वे मैदान में चिल्लाते हुए और हथियार लहराते हुए आगे बढ़ रहे थे। दूर से हॉक ने देखा कि जब राक्षसों ने चिल्लाना शुरू किया तो शहर के पहरेदार बाहर आ गए, और जब उन्हें एहसास हुआ कि राक्षस शहर से दूर जा रहे हैं तो वे वापस अंदर चले गए। तो
या तो उनके पास डाकुओं के एक छोटे समूह से निपटने के लिए पर्याप्त जनशक्ति नहीं थी, या फिर उन्हें इसकी परवाह ही नहीं थी, और उन्होंने मान लिया कि यात्री ही इससे निपट लेंगे। असली मांस। राक्षस ने थोर पर अपना कच्चा पत्थर का ब्लेड तानते हुए चिल्लाया। शिल्पकला बहुत ही बचकानी थी, लेकिन किनारा दांतेदार था और काफी तीखा लग रहा था, जबकि पत्थर अपने राक्षसी धारक के जादू की आभा बिखेर रहा था। ठीक है, ऐसा लगता है कि वे सिर्फ टोल कलेक्टर नहीं है। मुझे लगता है कि हमें उनके बारे में कुछ करना चाहिए, काल ने मजाक में कहा और थोर को गाड़ी रोकने का निर्देश दिया। मैं अंगरक्षकों को भेजूंगा। रेमी ने सहमति जताई और दोनों नागा योद्धा हमलावरों से मिलने के लिए आगे बढ़े। क्या आपने पहली बार उनमें से 3 नहीं बनाए थे? राय ने पूछा, क्योंकि वह योद्धाओं को घास के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ते हुए देख रही थी। आखिरी वाला मेरा है, मेरा अंगरक्षक। रेमी ने मुंह बनाया। काल उसके रवैये पर हंसा। अगर वह किसी को अपने पास रखना चाहती थी तो यह उसका फैसला था। अब वह सिर्फ एक छोटा सा सांप नहीं थी, वह असली खतरे के समय लड़ने के लिए बाहर आ जाती। उन्होंने दाना के गोलेम भी नहीं भेजे थे जो वैगन की रखवाली कर रहे थे, राय के गोलेम तो दूर की बात थी। इसलिए कोई भी स्थिति या एक अंगरक्षक की कमी के बारे में बहुत चिंतित नहीं था। ओग्रेस केवल कमांडर थे, जबकि रैमी के अंगरक्षक रॉयल रैंक के थे और हॉबगोब्लिन केवल जागृत रैंक के राक्षस थे। उन्होंने 10 मीटर की दूरी से सुनामी हमला करके लड़ाई शुरू की, जिससे पानी की एक दीवार बन गई जो हमलावरों की ओर बढ़ी, और होबोग्लिन्स जमीन पर लुढ़कने लगे और उनकी हड्डियां लुढ़कते पानी से कुचल गईं। ओग्रेस ने पानी की दीवार पर जवाबी हमला करके थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया, जिससे उनकी अधिकांश शक्ति खत्म हो गई। लेकिन वे अभी भी पूरी तरह से पराजित थे और तुरंत जंगल की ओर भागने लगे। उन्हें भागने दो, वे अब हमें परेशान नहीं करेंगे, काल ने ऊंची आवाज में घोषणा की, मानो नागा को मौखिक आदेश की जरूरत थी। शहर की दीवार पर खड़े पहरेदार सब कुछ देख और सुन रहे थे। काल नहीं चाहता था कि वह उनके सामने एक क्रूर भाड़े का सिपाही बनकर आए। हॉक, जब वे शहर की नजरों से ओझल हो जाएं, तो उन्हें मार डालना। थोर बैरिकेड के दूसरी ओर सड़क की ओर मुड़ गया और खुशी खुशी शहर के मछली बाजार की ओर चलने लगा। शहर की दीवार बनाने के उनके दयनीय प्रयास के द्वार पर, जो शहर के पार तक भी नहीं पहुंचती थी, गार्डों ने जांच करने के लिए गाड़ी को रोक लिया। आपका यहाँ क्या काम है? गार्ड ने पूछा, उसका जख्मी चेहरा घृणा से मुड़ गया, या शायद तंत्रिका क्षति से। हम हिलसिंग में एक खरीदार के लिए कुछ सूखी मछली खरीदने आए हैं, काल ने ऊब भरे स्वर में उत्तर दिया। आपके पास इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है जिसमें इतने यात्री हैं, गार्ड ने जवाब दिया। काफी बड़ा है, मुझे केवल 100 किलो सूखी मछली चाहिए। गार्ड ने सिर हिलाकर उन्हें आगे जाने दिया, जबकि वह बगल में लगे बोर्ड पर खड़े नागा को संदेह भरी नजरों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि दलदली राक्षसों का विशेष रूप से स्वागत नहीं किया जा रहा था, तब भी जब वे मनुष्यों के साथ शहर में आ रहे थे, लेकिन किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। काल ने गाड़ी रोकी और एक स्टॉल के सामने उतर गया, जिसमें बड़ी मात्रा में सूखी मछलियां टंगी हुई थी और बंडल में बंधी हुई थी। वहां और भी दुकानें थीं, लेकिन ज्यादातर दुकानें ताजी या जमी हुई मछलियां बेचती थीं, सूखी नहीं। सुखाने से स्वाद बदल गया, और यह सामान्य खपत की तुलना में लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेहतर था। 100 किलो के लिए कितना? काल ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। यदि यह घर पर थोक में सूखा मांस खरीदने के बराबर है, तो इसे सोने के सिक्कों के मूल्य में परिवर्तित किया जाए तो ये लगभग 3 कालकोटरी सिक्कों के बराबर होना चाहिए। आप कौन है? आप थोक मूल्य पर सामान खरीदना चाहते हैं, आपको किसी से सलाह लेनी चाहिए, व्यापारी ने बिना पीछे देखे ही जवाब दिया। काल ने 2 सोने के सिक्के और 5 चांदी के सिक्के धातु की जोरदार खनखनाहट के साथ काउंटर पर रख दिए। मैं तो बस पैसे वाला आदमी हूँ। 100 किलो सूखे सामान के बराबर, काल ने सुखाने की रैक में रखी प्रमुख मछलियों पर ध्यान देते हुए जवाब दिया। व्यापारी पलटा, काल को डांटने के लिए तैयार दिख रहा था। फिर उसने कवच और काउंटर पर रखे पैसे देखे। अच्छा, अगर तुम राजा को जानते होते तो तुम ऐसा कह सकते थे, बूढ़े आदमी ने पैसे की ओर देखते हुए जवाब दिया। लेकिन आप उसे अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। काल ने 5 और चांदी के सिक्के नीचे रख दिए और बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। मुझे लगता है कि मैंने पहले ही एक बंडल तौल लिया है। व्यापारी एक बूढ़े इंसान के लिए आश्चर्यजनक रूप से मजबूत था, जिसके पास कोई जादुई क्षमता नहीं थी। वह दूसरी कोशिश में 100 किलो के बंडल को तराजू पर चढ़ाने में कामयाब रहा, और कुल वजन सही निकला। इसका मतलब था कि मछली का वास्तविक वजन थोड़ा कम था, और आखिरी 1 या 2 किलो कैनवास की चादर और रस्सी का था, लेकिन काल के लिए ये काफी करीब था।
बूढ़े व्यक्ति ने बंडल खोला और काल ने सूंघकर यह सुनिश्चित किया कि सामान के बीच में कुछ और तो नहीं बंधा है। फिर उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। ये ठीक रहेगा। उसने सहमति जताते हुए बूढ़े व्यक्ति को गठरी को वापस ईंट में बांधने की अनुमति दे दी। मुझे कुछ सहायकों को लाने दो, बूढ़ा आदमी बड़बड़ाया। काल ने अपना सिर हिलाया और बूढ़े आदमी को वहीं रहने का इशारा किया। मुझे मिल गए हैं। एक इशारा पाकर नागा योद्धा आगे आया और उसने आसानी से गठरी को गाड़ी के पीछे रख दिया। गाड़ी में सिर्फ 4 लोग थे और कुछ अन्य व्यापारिक सामान थे, इसलिए काफी जगह थी। खैर, लगभग व्यापारिक सामान। जानवरों के पादरियों ने उनके लिए जो खरीदा था वह सस्ती रम के 2 केक थे जो स्थानीय शराब की भट्टी में गुणवत्ता नियंत्रण में विफल हो गए थे। वे अभी भी मजबूत शराब थे, लेकिन अच्छी शराब नहीं थी। क्या आप यहाँ सामान बेच रहे हैं? व्यापारी ने गाड़ी की ओर इशारा करते हुए पूछा। वह अंदर तो नहीं देख सकता था, लेकिन हर स्टॉप पर खरीदना और बेचना सामान्य बात थी। नहीं, पिछली डील विफल हो गई, इसलिए मेरे पास सिर्फ डिस्काउंट रम के 2 बैरल हैं। मछुआरों के लिए शायद ही उपयुक्त हो, हालांकि वे अंतर्देशीय क्षेत्र में बेचेंगे। काल ने कंधे उचका दिए। बूढ़ा आदमी हंसा। अच्छा, तुम बेवकूफ नहीं हो अजनबी। मैं तुम्हें ये बात बताता हूँ। कोई भी नाविक सस्ती रम का हकदार नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ अच्छा सामान मिले तो अगली बार जब तुम वहां से निकलो तो रुको। ल्यूटोनेट ज्यादातर शिपमेंट ले जाता है और यहाँ एक बार में एक पोनी केक से ज्यादा सामान लाना एक बड़ी परेशानी बन गई है। माल लादने के बाद काल अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना होने के लिए तैयार था, लेकिन शहर में आने जाने के लिए यह बहुत तेज लग रहा था। उन्हें कम से कम कुछ अन्य स्थानों पर नजर डालनी चाहिए थी, और सिर्फ एक व्यापारी के यहाँ रुककर भागना नहीं चाहिए था, जैसे कि वे किसी चीज से भाग रहे हो। इसलिए काल ने थोर को सीधे वापस नहीं घुमाया, उसने आसपास की गलियों से होते हुए एक मछली और चिप्स विक्रेता के पास जाकर कुछ खाने का सामान लिया। वे अभी भूखे नहीं थे, लेकिन एक यात्रा करने वाले व्यापारी के लिए ऐसा करना आम बात होगी, भले ही वे जल्दी में हो। विक्रेता सुबह सुबह बिक्री करके खुश था, ठीक उसी समय जब वह दिन के लिए फ्राई गर्म कर रहा था, और काल दिन के लिए बहुत सारा भोजन लेकर चला गया, जिसे मोटे तौर पर बने स्ट्रॉ पेपर में लपेटा गया था। इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी और उनके साथ 2 चिकित्सक भी थे, इसलिए जब काल ने इसका स्वाद चखकर देखा कि इसमें जहर है, तो सभी ने दूसरा नाश्ता शुरू कर दिया। जब वे शहर से बाहर दक्षिण की ओर और ल्यूटोनेट की ओर बढ़े तो गार्ड ने उन पर एक बार भी ध्यान नहीं दिया। सड़क एक घिसी पिटी वैगन ट्रैक से थोड़ी ही ज्यादा थी, और पिछले कुछ दशकों में इसमें कोई खास सुधार नहीं हुआ था। शहर के उत्तर की ओर जाने वाली सड़क बेहतर थी, इसलिए यह संभव था कि इस क्षेत्र में यात्री अक्सर डाकुओं से बचने के लिए दूसरे रास्ते अपनाते थे। काल को यह एक अच्छा विचार लगा। अगर वे वर्तमान सड़क से थोड़ा अंदर चले गए तो वे अंततः पूर्व की ओर जाने वाली मुख्य सड़क से मिल जाएंगे। डाकुओं के लिए यह अनुमान लगाना कठिन था कि आप सड़क से कितनी दूर होंगे, और अगर उन्हें आपके पास आना पड़ा तो घात लगाना बर्बाद हो गया। काल की टीम इस महाद्वीप के लिए मजबूत पक्ष में थी, और दूसरे पर भी, वह इस तरह के समूह के साथ खुद को बनाए रखने में सक्षम होगा। कम से कम, वे डाकुओं के लिए एक आसान लक्ष्य या आकर्षक नहीं थे, जिनकी मृत्यु की इच्छा नहीं थी। काल ने थोर को खुले घास के मैदान में ले जाकर यात्रियों और वैगन दोनों की ही खातिर उसे सावधानी से चलने पर मजबूर किया। यह एक अच्छी गाड़ी थी, लेकिन यह अभी भी एक सामान्य लकड़ी की गाड़ी थी। अगर वे इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते, तो वे अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही इसे नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाते। यह उन सभी के लिए एक दुर्स्वप्न होगा, और उन्हें बाकी रास्ता पैदल ही तय करना होगा जब तक कि लोट्स का जादू वैगन को ठीक न कर दे। ये लकड़ी की चीजों को उगाने और बदलने के लिए अच्छा था, इसलिए यह संभव था, लेकिन काल टूटी हुई वैगन के साथ कहीं बीच में पता लगाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। सौभाग्य से, मैदान खुला घास का मैदान था, जिसमें केवल कुछ पेड़ थे, और वे अच्छा समय निकालने में सक्षम थे। इस गति से भी, ल्यूटोनेट से आगे निकलने में लगभग पूरा दिन लग जाता, और अगर वे आगे पूर्व की ओर नहीं मुड़ते तो वे अभी भी असहज रूप से करीब होते। इसलिए, जब भी कोई बाधा आती, काल थोर को उसके पूर्व की ओर ले जाता, और सड़क से दूर चला जाता, जो तट के करीब रहती थी। सूर्य के अपने चरम पर पहुंचने के ठीक बाद, दोपहर का समय होने वाला था, उन्हें दक्षिण पूर्व की ओर जाने वाला एक पक्का रास्ता मिला। वहां कोई निशान नहीं था कि आदिवासी और खानाबदोश गांव कहां थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सेना कई बार यहां से गुजरी हो। ये पहले उनके रास्ते में नहीं आया था, इसलिए किसी बिंदु पर यह मुड़ गया होगा, लेकिन ये समुद्री डाकू बंदरगाह से बचने के लिए आमतौर पर सही दिशा में जा रहा था।
एकमात्र समस्या ये थी कि यह किसी सेना शिविर या किसी गुलाम गांव की ओर जा सकता था जो नक्शे पर चिन्हित नहीं था। क्या हम सचमुच सेना का रास्ता अपनाने जा रहे हैं? डाना ने पूछा जब उसे एहसास हुआ कि काल क्या कर रहा था। यह नया नहीं लग रहा है। देखिए कैसे घास फूस फिर से उग आए हैं। इस रास्ते का कई बार इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पिछले 1 महीने में नहीं। कम से कम पूरी सेना ने तो नहीं। हो सकता है कि यह हमला करने और वापस आने का रास्ता रहा हो, टेसा ने टिप्पणी की। अगर ऐसा होता तो 50-50 संभावना थी कि उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि लक्ष्य तब तक नष्ट हो चुका होता या फिर चला गया होता। इस क्षेत्र में रहने वाली सभी जनजातियां खानाबदोश थीं। वे गर्मियों के दौरान एक स्थान पर इतने लंबे समय तक नहीं रुकते थे, जब वे ज्यादातर सर्दियों के लिए भोजन का भंडारण करते थे। ऊबड़ खाबड़ जमीन की वजह से थोर के लिए गाड़ी को खींचना आसान हो गया, और जैसे जैसे दोपहर ढलने लगी, शाम होने लगी और यात्रियों के लिए यात्रा आसान होती गई, तभी उन्हें मुख्य सड़क मिल गई और वे अपने गंतव्य की ओर पूर्व की ओर मुड़ गए। थोर शाम के अंधेरे में काफी अच्छा काम कर लेता था और फिर काल रात के लिए रुक जाता था। रात में चलना न केवल बहुत संदिग्ध होता, बल्कि यह उन्हें तय समय से बहुत आगे ले जाता। जैसा कि हुआ, वे अपेक्षा से बेहतर समय निकाल रहे थे, इसलिए उन्हें कल जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी। वे अभी भी खुले घास के मैदान में थे, कहीं कोई पहाड़ी नजर नहीं आ रही थी। तभी सूर्य अंततः क्षितिज के नीचे चला गया। आज रात हम सड़क के किनारे पार्क करेंगे। अगर तुम चाहो तो हम आग जला सकते हैं और नागा और गोलेम्स की निगरानी में वैगन में सो सकते हैं, जबकि राय इलाके पर नजर रखे हुए है। संभावना है कि रात के दौरान कोई भी हम पर छिपकर हमला नहीं करेगा। हॉक को हमारे नजदीक कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन यदि ऐसा होता है तो हमारे पास पूर्व चेतावनी का प्रबंध है। बाकी लोगों ने बस कंधे उचका दिए। उन्हें रेपर और अंधेरे में उन पर हमला करने वाली किसी भी चीज को ढूंढ निकालने की उसकी क्षमता पर भरोसा था। वह एक राक्षस थी जिससे अंधेरे में हर दूसरा राक्षस डरता था। काल ने गाड़ी पार्क की और पादरी पास के पेड़ों से लकड़ियां इकट्ठा करने चले गए। उन्हें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, बस खाने के दौरान उन्हें रोशनी देने के लिए एक छोटी सी आग चाहिए थी। हर कोई बैरियर लगाकर और अपने कवच में सो रहा था, इसलिए शाम को ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं थी। फिर वे नाश्ते के लिए आग जलाने के लिए अतिरिक्त लकड़ियां इकट्ठा करते। यह उन सभी को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त था। सब लोग कहाँ सो रहे हैं? गाड़ी बहुत बड़ी नहीं है, लोट्स ने पूछा। दाना ने फर्श की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हारे और एक अन्य साथी के साथ यहीं रहूंगी। ओफेलिया ने बाहर इशारा किया। मैं डायबिया के रूप में सोने जा रही हूँ। ये वास्तव में बाहर सोने के लिए सबसे आरामदायक है। काल ने सिर हिलाया। ये ठीक है, मैं गाड़ी के नीचे सो जाऊंगा, जैसा कि ड्राइवर के लिए प्रथागत है। इसका मतलब है कि टेसा आपके साथ रह सकती है और हमारी एस्कॉर्ट जॉब को जारी रख सकती है। लोट्स ने आह भरी और अपना बिस्तर निकाला। वे बहुत समय से बिगड़े हुए थे, लेकिन तीनों कंबल एक साथ रखने के बाद वे तीनों वैगन में एक साथ आराम से रह सकेंगे। रात्रि भोजन शीघ्रता से और चुपचाप समाप्त हो गया। फिर नागा योद्धाओं ने आग के दोनों ओर अपनी जगह ले ली तथा सड़क पर आने वाले खतरों पर नजर रखने लगे, जबकि दाना के गोलेम ने सड़क के सबसे निकट स्थित वैगन के पीछे की ओर नजर रखी तथा ओफेलिया ने आग के दूर स्थित किनारे पर अपना स्थान ले लिया। जब वह सो रही थी तो उसका विशाल काला रूप फर के पहाड़ जैसा लग रहा था, और काल ये बता सकता था कि लोट्स को पहले से ही इस बात का पछतावा हो रहा था कि वह भालू के ऊपर सोने के लिए तैयार नहीं हुआ। काल ने वैगन एक्सल के बीच अपना झूला लगाया और शाम के लिए लेट गया। अपने कवच में वह काफी गर्म था, इसलिए कंबल की कोई जरूरत नहीं थी जो हमला होने पर उसकी प्रतिक्रिया समय में बाधा डालता। उसने सोचा था कि कुछ भी उन तक पहुंचने से पहले उन्हें पर्याप्त चेतावनी मिल जाएगी, लेकिन भोर से ठीक पहले, जब शिविर में अचानक एक द्वार खुला, तो उसे बिस्तर से बाहर निकलने और पहले हमलावरों के आने से पहले, जो 20 मीटर दूर थे और अंधेरे में रेंग रहे थे, अपनी दिशा तय करने के लिए केवल कुछ सेकंड की चेतावनी मिली। उन्होंने सोचा होगा कि नागा उन्हें नहीं देख सकता, हालांकि नागा अंधेरे में बहुत अच्छी तरह देख सकता था। वे इतने आश्वस्त क्यों थे, इसका कारण तब स्पष्ट हो गया जब वे छाया रूप में नागा योद्धाओं के पीछे आ गए और चुपचाप उनका गला काटने का प्रयास किया। अगर नागा आरोही होते या सामान्य कमांडर भी होते तो वे तुरंत मर जाते, लेकिन वे शाही रैंक के थे, उन पर अनंत बिजली की बाधाएं थीं, और वे प्रतिक्रिया देने में तेज थे। सभी को जगाने के लिए काल की सीटी के बाद ब्लेडों के ब्लेडों से टकराने की आवाज आई तथा पोर्टल से बाकी लड़ाकों की चीखें आने लगी।
ओफेलिया एक सेकंड के भीतर उठ गई क्योंकि उसने बरसेक टेरर अपने उन्नत रैज कौशल को सक्रिय किया और मिनोटॉर की जोड़ी पर हमला किया जो पोर्टल के माध्यम से आए थे। हालांकि जटिल विचार उग्र डायबियस से बच सकते थे, लेकिन युद्ध की रणनीति से नहीं, और जब वह निद्रा से युद्ध मोड में प्रवेश कर रही थी, तो उसे बस इसी की जरूरत थी। काल ने अपना हथौड़ा निकाला और एक घायल दुष्ट को पोर्टल के माध्यम से वापस बोन क्रशर के 5 ढेरों से मारा। अगर यह उन्हें ये समझाने के लिए पर्याप्त नहीं था कि उन्होंने गलत लक्ष्य चुना है, तो उसे यकीन नहीं था कि वे बिल्कुल भी सीखने वाले थे। वह निश्चित नहीं था कि उस ऊँट के नीचे कौन सी प्रजाति थी, लेकिन उस मूसल की आवाज से पता चला कि वह ऐसी प्रजाति नहीं थी जो उस प्रहार को झेल सके। लंबे पंजे और नियोन हरे रंग की त्वचा वाला एक छोटा राक्षस काल पर कूद पड़ा, जिसने उसे चेहरे से पकड़ लिया और चेन लाइटनिंग से जवाबी हमला किया, जिससे वह तुरंत मर गया। टूटे हुए दुष्ट के बाद लाश को पोर्टल के माध्यम से बेतरतीब ढंग से फेंक दिया गया था, और काल ने दूसरी तरफ से शाप सुना। ये राय का संकेत था, और उसके गोलेम ने 2 लक्ष्यों को मारने के बजाय उन्हें विकृत कर दिया, फिर उन्हें पोर्टल के माध्यम से फेंक दिया। कचरा निपटान छेद। शानदार, कैरा हंसा। उसकी कुशलताएं शरीर को अक्षुण्ण छोड़ने के लिए उपयुक्त नहीं थी, लेकिन वह खुशी खुशी ओफेलिया को मिनोटोस को हराने में मदद कर रही थी। कैरा उनकी पीठ पर कूद पड़ी और उनकी भुजाओं को पकड़कर उनके सिर के पिछले हिस्से को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जबकि ओफेलिया ने उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया, जो हॉक के लिए भूनने के लिए एकदम उपयुक्त थे। मुझे भालू वाली महिला पसंद है, उसमें गुस्सा है। हमलावर अभी भी वैगन तक नहीं पहुंचे थे, कम से कम जहां तक काल बता सकता था, तथा जो उसके सबसे निकट थे वे पूरी तरह से पीछे हट गए थे। आपके पास पीछे हटने के लिए 5 सेकंड है, इससे पहले कि मैं उस पोर्टल के दूसरी ओर एक रॉयल रैंक ब्लिजार्ड लगाऊं और उसके बाद उल्का बौछार करूं। काल ने पोर्टल की ओर चिल्लाते हुए कहा, उम्मीद करते हुए कि दूसरी ओर कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा। जवाब में, लाल साश के साथ एक लंबे कोट के नीचे प्लेट कवच में एक विशालकाय मोनाक रैंक ट्रोल पोर्टल के माध्यम से रेंगता हुआ आया, जो उसके लिए चलने के लिए बहुत छोटा था। उन्होंने पूछा, आप निर्दोष लोगों को धमकाने वाले कौन होते हैं? डाकू शिविर में कोई निर्दोष नहीं होता। तुमने मेरी टीम पर हमला करके गलती की। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लोगों में से कोई कल देखे, तो मेरा सुझाव है कि तुम नुकसान उठाओ और घर जाओ। ट्रोल हंसा और अपनी असाधारण मांसपेशियों को दिखाया। 4 मीटर लंबा, पेड़ की छाल जैसी त्वचा और एक विशाल शरीर जो बताता था कि वह बहुत कम भोजन छोड़ता है, इस समूह का नेता एक प्रभावशाली नमूना था। लेकिन वह तेजी से टीम के साथियों से बाहर होता जा रहा था। वापस जाओ, मैं इस इंसान को पदानुक्रम के बारे में सबक सिखाने जा रहा हूं। ट्रोल ने मांग की। काल मुस्कुराया, सब लोग पीछे हट जाओ। मुझे लगता है कि हमारे नए ट्रोलिश दोस्त को थोड़ी सी समझ की जरूरत है। काल ने ज्वलंत शरीर को अपने हथियार पर रखा, जो संपर्क में आने पर फटने वाला था। ट्रोल्स ने आग के साथ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, और इस बार उनकी सुबह बहुत बुरी होने वाली थी। डिसइंटीग्रेट का प्रयोग करें। आपको ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए, कैरा ने सुझाव दिया। यह उस समय उनके पास उपलब्ध एकमात्र मोनाक रैंक कौशल था, लेकिन काल ने अभी तक इसका प्रयास नहीं किया था। जब काल ने विघटन के लिए आग बुझाई और उसे ढेर कर दिया, तो ट्रोल ने मनोरंजन में नाक भान सिकोड़ी। तुम्हें लगता है कि तुम बिना आग का इस्तेमाल किए भी मुझसे मुकाबला कर सकते हो? मनुष्य अपेक्षा से कहीं अधिक मूर्ख है। वह हंसा, जिससे पोर्टल के दूसरी ओर के क्षेत्र में एक गहरी गड़गड़ाहट वाली हंसी गूंज उठी। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। अगर तुम बहुत जल्दी मर गए, तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। ट्रोल एक तरफ हट गया, जिससे उन्हें लड़ने के लिए जगह मिल गई, पोर्टल से दूर। लेकिन जब उसने ऐसा किया, तो 3 और सम्राट आए। सभी ने समुद्री डाकुओं की पोशाक पहनी हुई थी, और सभी समुद्र में बहुत समय बिताने वाले व्यक्ति की खास चाल से चल रहे थे। काल ने इसे पहले टीवी पर देखा था। उन्होंने काल को सिर हिलाकर इशारा किया कि वे यहां देखने आए हैं और हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कम से कम अभी तक तो नहीं। काल ने हथौड़ा अपने कंधे पर लटका रखा था, लेकिन वह अपने प्रतिद्वंद्वी की कमर तक भी नहीं पहुंच पाया। इसके अलावा, ट्रोल एक पूरे पेड़ जैसी चीज को डंडे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। राक्षस ने आओ और इसे ले लो इशारा किया, और काल ने खुद को आगे बढ़ाया। ट्रोल को उसकी गति की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह विशाल क्लब के आने से पहले ही उसके हाथ से निकल चुका था। उसका हथौड़ा ट्रोल की छाती में जा लगा, जिससे ट्रोल के धड़ का एक बड़ा हिस्सा बिखर गया और वह जमीन पर गिर गया, लकवाग्रस्त हो गया। लेकिन काल ने आगे कुछ नहीं किया, वह बस पीछे हट गया और प्रतीक्षा करते हुए अपने हथियार को पुनः चार्ज कर लिया।
पूरे 1 मिनट तक मैदान में सन्नाटा छाया रहा क्योंकि ट्रोल पुनः सक्रिय हो गया, फिर अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने फटे पुराने कपड़ों को जमीन पर गिरा दिया। अब क्या तुमने कुछ सीखा या मुझे तुम्हें एक बार फिर समझाने की जरूरत है? काल ने पूछा। जब क्लब काल पर टूटकर गिरा तो पायरेट्स ने गंभीर रूप से ठहाके लगाए। उसने उसे रोकने के लिए एक मुक्का मारा और क्लब टूट गया, साथ ही इटर्नल लाइटनिंग भी। लेकिन लिमिटेड इनवल्नरेबिलिटी ने बाकी नुकसान को झेल लिया और काल ने एक हाथ से मॉल को झटका दिया, जिससे ट्रोल का एक पैर और श्रोणी का अधिकांश हिस्सा कट गया। ओई, बूढ़े लड़के ने अभी अभी क्रैकन को जंगल के ट्रोल पर मारा है। समुद्री लुटेरों में से एक ने आश्चर्य और मनोरंजन के मिश्रण के साथ कहा। काल यह नहीं बता सका कि यह उसकी उम्र के बारे में व्यक्तिगत अपमान के इरादे से कहा गया था या नहीं, लेकिन ट्रोल को नहीं लगा कि वे मजाकिया थे। जब ट्रोल ने अपने नष्ट हो चुके पैर को पुनः विकसित कर लिया तो वह हौंफने लगा और काल उसके कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। उपचार से स्पष्टतः उसकी सहनशक्ति पर असर पड़ रहा था और राक्षस लड़ाई जारी रखने की स्थिति में नहीं था। देखो, तुम हार मान लो और चले जाओ, या मैं आग का इस्तेमाल शुरू कर दूंगा। तुम क्या कहते हो? काल ने पूछा। ट्रोल ने कुछ सेकंड तक उसे घूर कर देखा, फिर पोर्टल से बाहर निकल गया और मोनाक रैंक के कप्तानों के समूह को पीछे छोड़ दिया। अच्छा किया बोयो, ये लो, इसे अपने पास रखो और गुलाम व्यापारी तुम्हें छू नहीं पाएंगे। हर कैप्टन के पास एक होता है और मुझे लगता है कि तुमने एक कमाया है, भले ही तुमने ट्रेवर को न मारा हो। समुद्री डाकू कैप्टन एक तरह का दानव था जिसकी लंबी दाढ़ी थी और उसके सिर पर 3 आंखें थीं। काल को नहीं पता था कि उसे क्या कहा जाना चाहिए, लेकिन बाकी सभी ने उसकी राय का सम्मान किया और कोई तर्क नहीं दिया। धन्यवाद। मैं सुबह होने से पहले परेशानी भरे लोगों से निपटना पसंद नहीं करता। समुद्री डाकू हंसा। मुझे नहीं पता कि देश भर में सुंदर महिलाओं को ले जाने के लिए आपको किसने काम पर रखा है, लेकिन उन्होंने एक अच्छा फैसला किया। अगली बार जब आप ल्यूटोनेड पोर्ट के करीब हो तो रुकें और जाएं, हम हर कुछ हफ्ते में आपूर्ति करते हैं। मैं आपको कुछ ऐसा उपलब्ध कराऊंगा जो सूखी मछली से बेहतर कीमत देगा। काल मुस्कुराया। अब हम बात कर रहे हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत ज्यादा पैसे वाला माल ले लेना कोई बुरी बात नहीं है। और एक कप्तान का वचन ही उसका जीवन है। दानव सहमत हो गया, फिर मुड़ा और दूसरों के साथ पोर्टल से होकर चला गया। जैसे ही वे अंदर गए, ये जल्दी से बंद हो गया, लेकिन इससे पहले कि काल को हवा के रुख के साथ भयभीत ट्रोल और राक्षसों की गंध आती, उन्हें बर्फानी तूफान भेजने की उसकी धमकी जोर से और स्पष्ट रूप से सुनाई दी होगी। ओफेलिया ने पुनः वेबियर का रूप धारण कर लिया और काल को भौहें उठाकर देखा। और वहां तुम्हारी योजना क्या थी? सिर्फ समुद्री डाकू कप्तानों के साथ अच्छे संबंध बनाना और एक हत्यारे गुलाम व्यापारी को छोड़ देना? उसने पूछा। हमारे पास करने के लिए काम है। अब लगभग सुबह हो चुकी है और अगर मैंने बॉस को मार दिया होता तो उसकी बाकी टीम आ जाती। फिर हम पूरी सुबह उनसे लड़ते लड़ते फंस जाते और हमें अपने अगले पड़ाव के लिए देर हो जाती। तुम बहुत नर्म हो, उसने जोर देकर कहा। काल ने पुष्टि के लिए कैरा और रेकी और रुख किया। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका स्वाद अच्छा था। मिनोटॉर का स्वाद अच्छा होता है, लेकिन ट्रोल्स का शायद नहीं। राय ने जवाब दिया। इस बार उत्तर बिल्कुल भी मददगार नहीं है। ओफेलिया अकेली नहीं थी जो काल की पसंद से नाखुश थी। डाना ने भी आह भरी और अपना सिर हिलाया। अब हमारे पीछे एक दुश्मन है जो पोर्टल का इस्तेमाल कर सकता है। इससे हमारी पूरी यात्रा खतरनाक हो जाएगी। उस पोर्टल के दूसरी तरफ लुटोनेट शहर था। मुझे नहीं लगता कि उनके पास हमारा पीछा करने की सुविधा है। हॉक अभी भी हवा में काफी ऊंचाई से शहर को देख सकता है। मुझे लगता है कि उन्होंने सिर्फ इसलिए हमला किया क्योंकि मैंने इतनी करीब से रुकने में गलती की थी। वे अभी भी पागल दिख रहे थे, इसलिए काल ने हार मानकर अपने हाथ ऊपर उठा दिए। अगर वे दोबारा हमला करेंगे तो मैं किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसने नरमी दिखाए। लोट्स ने उस पर भौहें चढ़ाई। अब मैं खुद को बुरा आदमी क्यों महसूस कर रहा हूं? टेसा हंसी। क्योंकि उस स्थिति का कोई अच्छा जवाब नहीं है। उन सभी को मार डालने से उनका बदला लेने के लिए ज्यादा शक्तिशाली लोग और अधीनस्थ आ जाते हैं, लेकिन उन्हें जिंदा छोड़ देने से आपके पीछे एक दुश्मन खड़ा हो जाता है। मुझे संदेह है कि जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता, हम में से कोई भी अच्छी तरह सो नहीं पाएगा। लेकिन अगर वे देश में कहीं से भी कैदियों को आसानी से पकड़ सकते तो वे अब तक हर गांव की जवान लड़कियों को खाली कर चुके होते। गुलामों का व्यापार अतृप्त है और वे ज्यादातर महिलाओं को बच्चों को पालने के लिए चाहते हैं जिन्हें प्रशिक्षित किया जा सके।
उन्होंने सालों पहले ही सीख लिया था कि वयस्क पुरुषों को पकड़ना जितना इसके लायक है, उससे कहीं ज्यादा परेशानी भरा है। मैं उस हथौड़े से और भी चीजों पर प्रहार करना चाहता हूँ। क्या तुमने देखा कि इसने उस ट्रोल में कितना बड़ा छेद कर दिया? ये बहुत बढ़िया था, कैरा ने मदद करते हुए कहा। काल मुस्कुराया और उसे थपथपाने के लिए नीचे झुका, लेकिन उसे एहसास हुआ कि शून्य बेजा खून से लथपथ था। इसे ठीक करना आसान है। मैं बस अपने कमरे में जाती हूँ और बाहर निकलती हूँ, और मैं पूरी तरह से साफ हो जाती हूँ। लेकिन अब मुझसे साबुन जैसी गंध नहीं आती। कैरा ने जवाब दिया, काल के दिमाग में बोलते हुए उसने ये दर्शाया। काल ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कैरा ने खुशी से चिल्लाते हुए गाड़ी की तरफ भागी। लोट्स ब्रश का इस्तेमाल करने में माहिर थी, और कैरा को यकीन नहीं था कि काल के पास ब्रश भी है। ठीक है, हमें चलना चाहिए। एक शाम के लिए ही हमने काफी परेशानी झेल ली है। काल ने अपना झूला पैक किया, तथा उसे अपने बैग में रखा, जो उसकी इन्वेंट्री में भंडारण बैग में था, तथा थोर को बांधकर अपनी सीट पर बैठने से पहले सभी को वैगन में बैठने में मदद की। थोर ने गाड़ी को सड़क पर आगे बढ़ा दिया, तथा पीछे खून से लथपथ घास का एक टुकड़ा छोड़ दिया, ताकि अन्य लोगों को चेतावनी दी जा सके कि यह शिविर स्थल सुरक्षित नहीं है। हेलसिंकी की ओर पूर्व की ओर जाने में उन्हें पूरा दिन लग जाता, लेकिन नक्शे के अनुसार ये काफी सुरक्षित होना चाहिए। ये डाकू, चोरों, गुलामों या वास्तव में किसी भी नकारात्मक चीज के लिए नहीं जाना जाता था। ये बस राक्षसों और दानवों से भरा एक सभ्य आकार का शहर था। यह उनकी टीम के लिए अजीब हो सकता है, लेकिन जब तक सभी लोग सार्वजनिक स्थानों पर अपने हुड और हेलमेट पहने रहेंगे, तब तक सब ठीक रहेगा। टेसा के लिए ये सबसे आसान था, क्योंकि उसके पास ड्रैगन कवच था, जिससे वह ड्रैगन वंश की स्वस्थ खुराक के साथ एक ड्रैगनकिन की तरह दिखती थी। वे तकनीकी रूप से जानवर हो सकते हैं, लेकिन राक्षसों की बहुत सी प्रजातियां ड्रैगन के साथ खिलवाड़ करने के लिए स्वेच्छा से तैयार नहीं होती हैं। अपने नए परिधान के मुखौटे और हुड के साथ, दाना आधा दर्जन विभिन्न प्रजातियों से हो सकती है, विशेष रूप से धूप का चश्मा लगाए हुए। ओफेलिया के पास वेयबियर के अलावा कुछ भी होने का कोई कारण नहीं था, भले ही इससे उसे एक विदेशी के रूप में चिन्हित किया गया हो, इसलिए ये केवल लोट्स और काल थे जिन्हें मिश्रण करने में सबसे कठिन समय था। लोट्स की देखरेख की जाती थी, और काल को खुद की कोई चिंता नहीं थी। भले ही उन्हें पता था कि वह इंसान है, लेकिन यहाँ इंसान थे। एलीट की शक्तियों वाले नहीं, बल्कि कुछ जादूगर थे, और कई राक्षस रक्त वाले सनकर थे। सड़क के पास डाकू हैं, लेकिन वे दूर जा रहे हैं। हॉक ने देखा कि जैसे जैसे दोपहर होने लगी, थोर ने गाड़ी के साथ अपनी खुशी से दौड़ जारी रखी। वे दो पहाड़ियों के बीच एक जंगली क्षेत्र में थे, जिसे दूर से देखना असंभव था, जब तक कि आप ऊपर से उड़कर न आ रहे हो। काल को जो नहीं दिख रहा था वो था उनका स्काउट। वे सड़क से पीछे हट रहे थे, जिससे पता चलता था कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को आते हुए देख सकते थे जिससे वे लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें अभी उसे नहीं देखना चाहिए था। हॉक, सड़क पर और कौन है? मुझे नहीं पता। बॉब कवच पहने पाइक लोग घोड़ों पर सवार हैं, और कोई व्यक्ति चमकदार गाड़ी में है। मुझे आश्चर्य है कि आप वहां से नहीं देख सकते। ये रास्ते में पहाड़ी होगी। ये काफी हद तक बख्तरबंद शूरवीरों और एक रईस की गाड़ी की तरह लग रहा था। क्या वे सभी एक ही रंग के कपड़े पहने हुए हैं, या उनके पास कोई झंडा लेकर चल रहा है? काल ने पूछा। उनके पास 6 झंडे हैं, और वे सभी एक जैसे हैं। वे सभी चमकीले हैं, और घोड़े भी झंडों की तरह हरे हैं। काल ने हॉक की मानसिक छवि में वे कहाँ थे, इस पर मानसिक रूप से ध्यान दिया, और फिर वे किस गति से जा रहे थे। काल के पहुंचने से पहले उन्हें डाकुओं के साथ घाटी के इस तरफ होना चाहिए था। इससे जीवन आसान हो जाता, क्योंकि वे उससे रास्ते से हटने की उम्मीद कर रहे होते। अमीर लोग हमेशा ऐसे पेश आते जैसे कि सड़क पर उनका ही मालिकाना हक हो। यहां तक कि खदान का शिफ्ट सुपरवाइजर भी कंपनी के ट्रक में एक बेवकूफ की तरह गाड़ी चलाता था। काल ने थोर की गति थोड़ी धीमी कर दी, ताकि यदि उसका अनुमान गलत हो जाए या वे पेड़ों के बीच से धीमी गति से आगे बढ़ जाएं तो उन्हें गलती करने की गुंजाइश मिल सके। जब वे पेड़ों के करीब पहुंचे, तो ये स्पष्ट था कि काल को किसी बात की चिंता नहीं थी। शूरवीर पहले से ही घाटी के नजदीक पहुंच चुके थे, हवा में लहराते हुए बैनर सड़क पर टहल रहे थे। काल ने थोर को सड़क के किनारे कर दिया, जिससे उन्हें गुजरने के लिए पर्याप्त जगह मिल गई। प्रमुख गार्डों में से एक ने उससे बात करने के लिए कदम बढ़ाया, और काल ने थोर को पूरी तरह से रोक दिया। व्यापारी, आगे जंगल में डाकू हैं। मैं सलाह दूंगा कि आप अपना कीमती माल वहां से न लाएं। शूरवीर ने उसे सूचित किया। कौन सा शक्ति स्तर? नाइट ने भौहें सिकोड़ी। कम से कम 4 कमांडर, लेकिन उनके पास कुल मिलाकर लगभग 50 सदस्य हैं।
यदि आप 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाते हैं तो नदी के उस पार एक पुल है जो आपको घाटी के चारों ओर ले जाएगा। इससे वे लगभग 5 घंटे अपने मार्ग से भटक जाएंगे। क्या उनके लिए कोई पुरस्कार है? शायद कोई इनाम? काल ने पूछा, शायद थोड़ा ज्यादा उत्सुकता से। तुमने सुना कि मैं कह रहा था कि उनमें से 50 हैं, है ना? तुम्हारे पास यात्री हैं और केवल 2 गार्ड तथा गोलेम हैं। शूरवीर ने स्पष्टतः सोचा कि वह मूर्ख है। वे यहाँ 1 मिनट रुक सकते हैं। कमांडर रैंक से नीचे के 50 डाकू मुझे 1 घंटे से ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई इनाम नहीं है तो मैं काम नहीं करूंगा। कुलीन गाड़ी उसके पास रुकी थी और अंदर से कोई हंस रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही 1 घंटे में पूरे डाकू शिविर को नष्ट कर सकते हो? मैं इसे देखने के लिए अच्छे पैसे दूंगी। एक नाजुक महिला आवाज ने घोषणा की। एक लामिया ने खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला, हालांकि काल को लगता कि वह इंसान है अगर वह अंदर की गर्मी को नहीं देख पाता। उसकी मुस्कान गर्म और सच्ची थी और उसकी पोशाक ऐसी लग रही थी जैसे वह बेहतरीन रेशम की पतली परतों से बनी हो। यहां तक कि राय भी उसकी गुणवत्ता से प्रभावित थी। काल वापस गाड़ी में बैठ गया। क्या तुम्हें यहाँ कुछ मिनट रुकने में कोई आपत्ति है? मैं जाकर देखूंगा कि सड़क साफ है और हम कुछ अतिरिक्त सिक्के कमा सकते हैं। ओफेलिया हंस पड़ी। मैं तुम्हें 10 मिनट देती हूँ, नहीं तो तुम्हें रात के लिए अच्छी जगह बदलनी पड़ेगी। लेमिया कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन काल पहले ही जा चुका था। रे ने शैडो सटेप और रेशम की एक लंबाई का इस्तेमाल करके उसे पेड़ों में खींच लिया, फिर दूसरा कदम उस जगह पर ले गई जहां हॉक ने डाकुओं को पाया था। समूह ने मुड़कर काल की ओर देखा, जो उनके शिविर के पास अकेला दिखाई दिया था, और धीरे धीरे हथियार लहराते हुए खड़ा होने लगा। मेरे पास आपके लिए कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबरें हैं, काल ने उन्हें बताया। ओह, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास हमारे लिए अच्छी खबर है ना? एक बूढ़े डाकू ने मुस्कुराते हुए उसे बताया। वह आदमी कम से कम आधा राक्षस जैसा दिख रहा था और उससे बहुत बुरी गंध आ रही थी, लेकिन इसका कुछ संबंध उस चीज से हो सकता है जिसे वे पका रहे थे। उसमें सड़ांध और उल्टी की गंध आ रही थी, और काल को यकीन हो रहा था कि वह इन डाकुओं पर एहसान करने वाला था। काल ने सिर हिलाकर कहा, अच्छी खबर यह है कि कल आप में से किसी को भी काम पर नहीं जाना पड़ेगा। डाकू हंसने लगे और काल के चारों ओर घेरा बनाने लगे, जिसके हाथ में अभी भी कोई हथियार नहीं था। और बुरी खबर क्या है? मैं उस सुंदर युवती से यह पूछना भूल गया कि वह तुम्हारी बदबूदार लाशों के लिए कितनी कीमत चुकाने को तैयार है। काल ने टीम को बुलाया और रैमी ने एक थंडरस्टॉर्म के साथ चीजों को शुरू किया, जिससे हॉक ने तुरंत उसके खराब निर्णय लेने के कौशल के बारे में शिकायत की। उसने सूखे रहने के लिए अपना पवन अवरोध लगा रखा था, लेकिन उसे अब जल जादू पसंद नहीं था, सिर्फ इसलिए कि उसकी छोटी बहन उसका प्रयोग कर रही थी। रैमी के अकेले अंगरक्षक ने नेताओं पर सुनामी से हमला किया, जबकि काल ने चेन लाइटनिंग उन्नत तीरों की झड़ी लगा दी। उसने काफी समय से अपना धनुष नहीं निकाला था, लेकिन रैमी और रे के दिखाई देते ही सभी डाकू भाग गए। उन्हें कैरा दिखाई भी नहीं दी, जब तक कि कोई उस पर लगभग पैर रखने वाला नहीं था और शून्य बेजा गुस्से में उड़ गया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। पेड़ भी उसके क्रोध से सुरक्षित नहीं थे। रे अपने जालों और गोलेमों के साथ डाकुओं को कारा की ओर ले जा रही थी, जबकि रैमी और उसके अंगरक्षक मुख्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। काल ने 2 लामिया अंगरक्षकों को बुलाया और उन्हें शिविर पर छोड़ दिया। ये घटना 1 मिनट से भी कम समय में समाप्त हो गई, केवल रेशम का एक गुंबद बचा, तथा राय द्वारा शवों को उठाने के बाद भी बहुत सारा खून बह रहा था। इसमें क्या है? बात के लिए नाश्ता? काल ने राय से पूछा। छोटे जीव, वे लड़ नहीं रहे थे और मुझे नहीं पता था कि उनके साथ क्या करना है। उन्हें हमारे साथ वापस ले आओ। 1 या 2 पत्थर फेंको और हम उनके साथ चलेंगे, काल ने सुझाव दिया। इसके बजाय राय ने उसके लिए एक कंबल बनाया और काल को बैग थमा दिया। दोनों को अपनी पीठ पर रखकर वह शैडो सटेप के लिए पर्याप्त रूप से ढकी हुई थी। रेमी अपने स्थान पर वापस चली गई और कैरा ने शिविर में 1 मिनट तक इधर उधर देखा, फिर उसे एहसास हुआ कि वहां लेने लायक कुछ भी नहीं है। यहां तक कि भुना हुआ मांस भी नहीं। वह खाली हाथ अपने स्थान पर लौट आए और काल रे की मदद से वापस वैगन की ओर बढ़ गया। वह अपने स्थान पर लौट आए और काल बच्चों से भरा बैग अपने पीछे घसीटते हुए प्रतीक्षा कर रहे समूह तक अंतिम दर्जन मीटर दौड़ता हुआ पहुंचा। यह एक छोटी सी चूक थी। जब वे राय की पीठ पर थे तो सब ठीक था, लेकिन उसे उन्हें इस तरह जमीन पर नहीं पटकना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि आपके पास अनाथों के लिए कोई संग्रह कार्यक्रम है ना? मेरे पास घाटी से बहुत सारे अनाथ हैं, काल ने पास आते हुए पूछा। माफ करें,
निकटतम गार्ड ने भ्रमित होकर पूछा। ये बैग डाकुओं के शिविर से आए बच्चों से भरा हुआ है। वे वास्तव में डाकू नहीं माने जाते क्योंकि उन्होंने लड़ने की कोशिश भी नहीं की। मैंने लड़ाकों की लाशें एक अलग जगह पर रख दी हैं। लेमिया और उसके गार्ड अब काल को घूर रहे थे और ओफेलिया हंसने लगी। ठीक है, ये निश्चित रूप से 10 मिनट से कम था, आप अपनी अच्छी नींद की जगह रख सकते हैं। गार्ड बड़े रेशमी थैले को पकड़ने के लिए आगे आए और अन्य में से एक ने काल को एक तरफ हटने का इशारा किया। क्या तुमने सचमुच उन सभी को मार डाला और उनके शव एकत्र कर लिए? उसने फुसफुसा कर पूछा। काल ने सिर हिलाया। अगर तुम चाहो तो उन्हें ले सकते हो, या मैं उन्हें वहां खाई में डाल सकता हूं। गार्ड ने सिर हिलाया। हमें उनकी मौत की पुष्टि करनी होगी, और अगर शव उनके कैंप से गायब हो गए हैं, तो हमें उन्हें देखना होगा। काल गार्ड को एक निचले स्थान पर ले गया, जहां उसने शवों को ढेर करना शुरू कर दिया। प्रत्येक वृद्धि के साथ गार्ड अधिक भयभीत लग रहा था, और काल को एहसास हुआ कि ब्रांड और विघटन के व्यापक उपयोग के बाद भी पूरी तरह से बरकरार लाशें नहीं थीं। तुमने ये कैसे किया? गार्ड ने फुसफुसाते हुए पूछा। मैं भी आंशिक रूप से ट्रोल हूं, काल ने मजाक में कहा। इससे उस आदमी के सवाल का जवाब नहीं मिला, और काल ट्रोल जैसा नहीं लग रहा था। लेकिन उसके वरिष्ठों के लिए यह एक अच्छा जवाब था। एक उग्र रॉयल रैंक ट्रोल एक ऐसी प्राकृतिक आपदा होगी जिससे एक डाकू समूह बच नहीं पाएगा। हमें इनसे छुटकारा पा लेना चाहिए। गार्ड ने आह भरी। मैंने इसे पा लिया है। हॉक, कृपया सम्मान करें। हॉक ने ढेर पर आग के गोले बरसाए, जिससे कुछ ही सेकंड में ढेर जलकर राख हो गया। एक ट्रोल जो आग से नहीं डरता? गार्ड ने पूछा। दुनिया में वह एक चीज खोजो जो तुम्हें मार सकती है, और उसे अपना दोस्त बना लो। एक बार जब तुम उनका सम्मान अर्जित कर लेते हो तो ड्रैगन हॉक्स एक महान और वफादार साथी होते हैं। गार्ड ने काल को ऐसे देखा जैसे वह पागल हो, लेकिन अपनी टीम में लौटने से पहले उसने कुछ और नहीं कहा। बैग खुला था, लेकिन बच्चे अभी भी डरे हुए झुंड में बैठे थे, रोने से भी डर रहे थे। वहां राक्षस थे, एक युवा मिनोटॉर, 3 आधे राक्षस, और कुछ ऐसे थे जिन्हें काल पहचान नहीं पाया। उनकी आंखें उस पर टिकी थीं, वे खतरे से नजर हटाने को तैयार नहीं थे, तब भी जब गार्ड उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। काल ने उन पर मुस्कुराया। तुम इन अच्छे लोगों को ये क्यों नहीं बताते कि तुम उस घाटी में कैसे पहुंचे? मुझे लगता है कि वे तुम्हें एक ज्यादा सुरक्षित जगह ढूंढने में मदद कर सकते हैं, जहां कोई राक्षस न हो। मेरा मतलब है, शायद राक्षसों के साथ, लेकिन डरावने किस्म के नहीं। आलीशान गाड़ी में बैठी लामिया हल्के से हंसने लगी और कुछ सुरक्षाकर्मियों ने अपने चेहरे पर हाथ मारा। तुम्हारी बातें बहुत अच्छी हैं, मचेंट। शहर से एक टीम बच्चों को वापस शहर ले जाएगी ताकि उन्हें रखा जा सके। क्या तुम हिलसीइंग जा रहे थे? उसने पूछा। काल ने सिर हिलाया। हम हैं। फिर मैं कल उत्तर की ओर जाऊंगा। वहां एक खानाबदोश ओर्क जनजाति है जो इस क्षेत्र में होनी चाहिए, और वे सूखी मछली चाहते थे। लामिया ने सिर हिलाया, और काल ने चेतावनी दी। आज सुबह यहां और ल्यूटोनेट के बीच पोर्टल का उपयोग करके हम पर हमला किया गया। यदि आप एक सुंदर महिला के साथ पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए। उनके साथ समुद्री डाकू कप्तान थे। शूरवीर गंभीर दिख रहे थे, लेकिन लामिया शांत दिख रही थी क्योंकि उसने समझ में सिर हिलाया। उन्हें हमें परेशान नहीं करना चाहिए। ल्यूटोनेट का नाइट ऑर्डर्स के साथ एक समझौता है। क्या ये कहना ज्यादा नहीं होगा कि आप बच्चों को लेने के लिए रिट्रीवल टीम के आने तक यहाँ इंतजार करें? उन्हें अंधेरा होने से पहले यहाँ पहुंच जाना चाहिए। मैं आपसे उन्हें शहर तक पैदल ले जाने के लिए कहूंगा, लेकिन उनकी गति को देखते हुए आप अंधेरा होने से पहले वहां नहीं पहुंच पाएंगे। काल ने दिमागी गणित लगाया। कल रात को समय पर विसंगति को पूरा करने के लिए उन्हें शहर से बचना होगा, लेकिन यह उनके लिए बेहतर हो सकता है अगर मैं पहले सामान पहुंचा दूं, फिर सामान वापस लाने के लिए शहर आऊं, तो ये ठीक रहेगा। काल ने सहमति जताई, जबकि बच्चे उसके साथ और अधिक समय तक रहने के विचार से भयभीत हो गए। जब लामिया और उसके अनुरक्षक चले गए, तो ओफेलिया काल की ओर मुड़ी और उसे अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दी। इस यात्रा में नाइट्स को डाकुओं की चिंता नहीं है, वे एक शादी की घोषणा के लिए जा रहे हैं और देर नहीं कर सकते। उन्होंने आपकी परेशानी के लिए हमारे पास सिक्कों से भरा एक पूरा बैग छोड़ा है, इसलिए हम यहाँ रहते हुए पैसे खर्च करने में सहज हैं। लेकिन हम समय पर कैसे पहुंचे? क्या हम फिर भी अपनी मीटिंग में पहुंच पाएंगे? काल ने सिर हिलाया। हमें शहर में स्टॉप को मछली पहुंचाने के बाद वहां ले जाना होगा, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम वहां फिर से सामान ला सकते हैं, फिर हम अगले स्टॉप पर जाएंगे।
डाकुओं के समूह के बच्चे उनकी बातचीत ध्यान से सुन रहे थे और काल कुछ भी बताना नहीं चाहता था। इस क्षेत्र में कोई भी डाकुओं से इतना परेशान नहीं था, इसलिए केवल बाहरी लोग ही उनसे परेशानी में पड़ते थे। बच्चे संभवतः उन्हें लेने आने वाले व्यक्ति को बता देते थे कि काल और उसकी टीम क्या योजना बना रही है, भले ही इसका उद्देश्य एक और डाकू हमला करना ही क्यों न हो। शहर को ये बताना कि वे एक खानाबदोश जनजाति से मिल रहे हैं, बाद में सवालों का कारण बन सकता था, लेकिन उनके पास अपनी पहचान के अलावा छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था, और सभी के अवैध सामान की तलाश में होने से वास्तविक समूह से ध्यान हट गया। ऐसा लग रहा था कि बच्चे बिल्कुल भी शांत नहीं थे, और जब 3 गाड़ियां उन्हें लेने पहुंची तो वे अभी भी रेशमी चादर पर बैठे थे। आप ही हैं जिन्हें नाइटली ऑर्डर्स ने सहायता करने के लिए हमें भेजा है, मैं समझता हूं। हम डाकू शिविर के बचे हुए लोगों को ले लेंगे, लेकिन क्या हम जान सकते हैं कि उनका पूरी तरह से सफाया किस कारण से हुआ? बच्चों ने एक साथ ऊपर देखा और काल की ओर इशारा किया। नाइटली ऑर्डर ने मुझसे एक दोस्ताना शर्त लगाई कि सड़क पर डाकुओं के खतरे को खत्म करने में कितना समय लगेगा। इसलिए मैं गया और उसे खत्म कर दिया। काल ने कंधे उचका दिए। तुम? माथे पर एक सींग वाले हरे रंग की चमड़ी वाले राक्षस आदमी ने पूछा। मेरे लिए यह इतना भी कठिन नहीं था। मेरे पास पर्याप्त शक्ति लाभ था। गाड़ी के ड्राइवर ने बस कंधे उचका दिए। कोई बात नहीं, हमें विवरण की जरूरत नहीं है, बशर्ते कोई भागा हुआ डाकू ना हो जो अपने बच्चों की तलाश कर रहा हो। काल ने अपना सिर हिलाया। कैंप के आसपास कोई नहीं था। उम्मीद है कि छोटे बच्चों को एक सभ्य जीवन जीने का उचित मौका दिया जाएगा। मुझे लगता है कि आज उन्हें डाकू के रास्ते से डरना चाहिए। सभी बच्चों ने सहमति में सिर हिलाया। वे किसी भी तरह उस पागल आदमी और उसके राक्षसों को यह विश्वास नहीं करने देंगे कि वे कभी भी डाकू बनने के बारे में सोचेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको एक ही शिविर में रहने में कोई आपत्ति नहीं होगी। डाकू भले ही चले गए हों, लेकिन खानाबदोशों के कारण यहां रहना कभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। बचाव दल के नेता ने पूछा। आप आराम से रहें। बच्चों को गर्म रखने के लिए हम एक अच्छी सी आग जलाएंगे और हम घड़ियां बांट लेंगे। काल ने सहमति जताई। ओफेलिया ने काल के झूले की ओर लालसा भरी नजर से देखते हुए डायबिया का रूप धारण कर लिया, जबकि अन्य महिलाओं ने सामान को पुनः व्यवस्थित किया ताकि वे अपना सामान वैगन में लटका सकें। उन्होंने कल इस विधि के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन तिरपाल को पकड़े रखने वाले धातु के छल्लों के बीच में लाइनें बनाने से उनका वजन सहन हो जाएगा, और लकड़ी के वैगन के फर्श पर कंबल की तुलना में उन्हें बेहतर बिस्तर मिल सकेगा। मैं पहली घड़ी ले लूंगा, दूसरी घड़ी कौन लेना चाहेगा? काल ने पूछा। कारवां के नेता ने झुंझलाहट से कहा। मैं ऐसा करूंगा। मुझे संदेह है कि छोटे बच्चे बस फिर से भागने और छिपने की जगह की तलाश में हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि नाइटली ऑर्डर केवल असाइनमेंट पूरा होने पर ही भुगतान करता है। यह सुनकर काल को हंसी आ गई। ठेकेदार को प्रेरित रखने के सभी तरीकों में से केवल काम पूरा होने पर ही भुगतान की गारंटी देना सबसे विश्वसनीय तरीका था। रात शांत थी, और जब काल ने पहला पहर संभाला तो सभी बच्चे थकावट से बेहोश हो गए थे। कल की घटना के बाद अब और परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब समुद्री डाकू कप्तान उसे परेशान नहीं करेंगे क्योंकि उसके पास उनका टोकन था, और रास्ते में अगला शहर वह था जहां से रिट्रीवल टीम आई थी। इसलिए काल वास्तव में अपनी पारी के दौरान आराम करने में कामयाब रहा, जबकि रे अपनी जगह से सब कुछ देख रही थी, और फिर उसने टीम लीडर को उसकी बारी के लिए जगाया। कुछ घंटों के ध्यान से काल रात भर जाग सकता था, लेकिन वे केवल दोपहर ही ध्यान कर रहे थे, जो शाम को बंटा हुआ था, इसलिए उसके पास लगभग 5 घंटे थे। उसके बाद उसे फिर से जागना पड़ा। वह गहरी नींद में नहीं सोता था, भले ही जानवर उस पर नजर रख रहे हो। कैरा फिर से अपनी जगह से भागकर ओफेलिया के साथ लिपट गई थी, और उसे नींद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उसे बस कुछ न करने में मजा आता था। यह एक अच्छा अंगरक्षक होगा। इस महाद्वीप पर ड्रैगन के अलावा कोई भी चीज शून्य बेजे के साथ मुक्का मारने की लड़ाई नहीं जीत सकती थी। सूर्योदय से ठीक पहले मौलवियों ने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया, जिससे बचाव दल और बच्चों को राहत मिली। ड्रैगन पादरी, आप यहां तक क्यों आए हैं? टीम लीडर ने नाश्ता देखकर पूछा। भगवान की यही इच्छा थी, टेसा ने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। यह अधिकांश लोगों के लिए काफी अच्छा उत्तर था। पादरी देवताओं की इच्छा के अनुसार कहीं भी पहुंच सकते थे, और केवल दिग्गज और कुछ अलगावादी राष्ट्र ही उन्हें रोक सकते थे। ऐसा नहीं है कि जंगली राक्षस उन्हें मारकर खा नहीं जाते, लेकिन सभ्य लोग उन्हें ऐसा करने देते हैं। जब पुनर्प्राप्ति टीम ने उन्हें बताया कि अनाथालय किस प्रकार काम करता है,
किस प्रकार उन्हें स्कूल के वर्षों में बांटा जाता है तथा उन्हें वास्तविक काम खोजने में किस प्रकार मदद की जाती है, तो बच्चे सहज होने लगे। जब काल उठा तो वे पुनः एक साथ इकट्ठा होने लगे। वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। मुझे पता है कि तुम्हारे माता पिता के साथ क्या हुआ था, लेकिन अब वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। समूह के नेता ने धीरे से समझाया। तुम समझ नहीं रहे हो। वह चीज इंसान नहीं है। यह इंसान की तरह दिखती है, लेकिन यह इंसान नहीं है। ये वास्तव में इंसान नहीं है। राक्षस बच्चों में से एक ने समझाया। टीम लीडर ने जवाब के लिए काल की ओर देखा और उसने बस कंधे उचका दिए। मैं बच्चों को नहीं खाता अगर इससे मदद मिलती है। इसके अलावा मैंने पहले ही इस अच्छे आदमी को आपको वापस लाने का जिम्मा सौंपा है और मैं उसका काम और कठिन नहीं बनाना चाहता। लोट्स ने काल को बगल में धकेला और बच्चों की तरफ देखकर मुस्कुराया। वह केवल लड़ाई में ही डरावना लगता है। अब मैं सभी की पानी की बोतलें भर देता हूं ताकि आप अपने नए घर की यात्रा के लिए तैयार हो सकें। बच्चों को जल्दी से गाड़ियों में भर दिया गया और काल की टीम बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। क्या आप हमारे साथ शहर तक आएंगे? पुनर्प्राप्ति दल के नेता ने पूछा। काल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, हमें आज एक खानाबदोश जनजाति को सामान पहुंचाना है और अगर हम शहर से होकर जाते हैं तो इतनी देरी के बाद हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। टीम और डाकू बच्चे सभी उस उत्तर से चिंतित दिखे। तुम खानाबदोशों के साथ व्यापार सौदा करने जा रहे हो? येलो टस्क और खानाबदोशों के साथ? क्या तुम पागल हो? टीम लीडर ने अनजाने में अपने कवच की जांच करते हुए पूछा, जैसे कि वे सुन लेंगे और हमला कर देंगे। ये सिर्फ सूखी हुई मछलियों का एक ढेर है, ऐसा नहीं है कि हम हथियारों का व्यापार कर रहे हैं। इसके अलावा मैं ओर्क्स के साथ घुलने मिलने में बहुत अच्छा हूं। एक गाड़ी चालक हंसा। क्या ये संभव है? बेशक, जब वे तुम्हें चुनौती दें तो उन्हें डांट दीजिए और बॉस से बात करने की मांग कीजिए। गाड़ी के ड्राइवर ने हंसते हुए अपना पेट पकड़ लिया। ओह, यह ऐसा ही है। मुझे लगता है कि अगर आप ऑक चैंपियन के साथ हाथापाई करने से परहेज नहीं करते हैं, तो यह एक अच्छा तरीका है। यह मानते हुए कि आप मूर्खता से नहीं मरते हैं। ओफेलिया ने वापस वेबियर का रूप धारण कर लिया और सभी के सामान के भर जाने के बाद वैगन के आगे की सीट पर बैठ गई। उसने लूट्स और वॉर्ड बेजर दोनों का मनोरंजन करने के लिए कैरा को वैगन में बिठाया था और काल की बातचीत खत्म होते ही वे जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक है सज्जनों, आपके काम के लिए शुभकामनाएं। शायद मैं आपसे एक दिन फिर मिलूंगा। काल ने गाड़ी को सड़क के पार उत्तर पूर्व की ओर मोड़ दिया और खुले घास के मैदान में ले गया। हॉकी टोही के कारण उसे सामान्यतः पता था कि वह कहां जा रहा है, और अब उसे केवल उस पक्षी का इंतजार करना था जो उस सटीक स्थान को खोज ले जहां एनोमली प्रकट होने वाली थी। थोर अच्छा समय निकाल रहा था, क्योंकि घास ज्यादातर अछूती थी और मिट्टी इतनी नरम थी कि पहियों को झटका नहीं लग रहा था, सिवाय इसके कि जब उन्हें कोई छिपा हुआ पत्थर मिल जाए। दूरी पर लोगों का एक बड़ा समूह चल रहा है, उस पहाड़ी के पास जहां विसंगति होने के स्थान पर 3 सीधे पत्थर हैं। कौन सी प्रजाति? काल ने पूछा। ज्यादातर ऑक्स, लेकिन उनके साथ कुछ और भी हैं। ये ऑक्स के लिए अजीब लग रहा था, लेकिन काल ने थोर के मार्ग को बदल दिया ताकि वे सभी एनोमली स्थान की ओर बढ़ सकें। भले ही खानाबदोशों के साथ बैठक बुरी तरह से खत्म हो गई हो, यह उनके लिए एनोमली में हस्तक्षेप करने के लिए अच्छा कवर होगा। आगे एक और जनजाति है। वे उस जगह के पास हैं जहां एनोमली दिखाई देगी, इसलिए मैं उनसे मिलने जाऊंगा और हम एनोमली खुलने तक इंतजार कर सकते हैं। अगर बिशप मिस्टी ने जो हमें बताया है वह सही है, तो ये जल्द ही होना चाहिए। उन्होंने समझाया ताकि दूसरे लोग समझ सकें। जब काल पत्थरों से 5 किलोमीटर दूर था, तब ऑक्स ने एक धावक भेजा। वह उनसे मिलने के लिए मुड़ा ताकि ऑक्स को न लगे कि वह भाग रहा है। लेकिन वह सीधे नहीं मुड़ा, ताकि जब वे एक दूसरे से मिले तो वह पत्थरों से कुछ 100 मीटर दूर रह जाए। ऑक्स पत्थरों के पास से गुजरने का इरादा कर रहे थे, लेकिन वे दूर की तरफ रुक गए थे ताकि देख सके कि व्यापारी जो उनकी ओर एक वैगन चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था, क्या चाहता है। ऑकिश धावक ने अपनी गर्दन के चारों ओर बंधी टाई को सीधा किया तथा उसके साथ केवल एक जोड़ी फटी हुई काली शॉर्ट्स पहनी थी, जो कभी फैशनेबल पैंट हुआ करती थी। येलो टस्क कबीले के सरदार, विश्व स्मैशर्स, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपका व्यवसाय क्या है। वह बहुत धीरे धीरे और मोटे लहजे में बोल रहा था, मानो वह भाषा से अपरिचित हो। यह पिछली बार की तुलना में एक बड़ा बदलाव था जब काल ने उन्हें देखा था, जब नेता एक पॉश लहजे में बात करते थे और फैंसी कपड़े पहनते थे जो कबीले के लोगों ने खुद बनाए थे, न कि किसी अन्य प्रजाति से लूटे गए और बदले गए थे। रे, एक जोड़ी साधारण काली पैंट बनाओ जो कबीले के नेता को फिट आएगी।
काल ने निर्देश दिया। क्यों? क्या हम दोस्त बना रहे हैं? हाँ, मैं उन्हें नेता को उपहार के रूप में देने जा रहा हूँ। मेरा विश्वास करो, यह मजेदार होगा। रे को ये समझ में नहीं आया कि काल क्या चाहता था, लेकिन यदि उसने कहा कि इससे मजा आएगा, तो उसने उस पर भरोसा कर लिया। उसने जल्दी से उन्हें बनाया, लेकिन उन्हें थोड़ा ढीला छोड़ दिया और कमर पर एक रस्सी लगा दी ताकि उन्हें बांधकर ऊपर रखा जा सके। कृपया सरदार वर्ल्ड स्मैशर से कहिए कि हम तट से ताज़ा सूखी मछली का एक बंडल व्यापार करना चाहते हैं, उसके बदले में कोई भी व्यापारिक सामान जो शहर ले लेंगे। यह उसके लिए सद्भावना का एक उपहार है जो मेरी ईमानदारी को दर्शाता है। काल ने पैंट सौंप दी और ऑक के चेहरे पर एक चालाक भाव आ गया जिसे उसने छिपाने की कोशिश की। और अगर सरदार कहे कि उसे तुम्हारी पैंट नहीं चाहिए तो क्या होगा? फिर उससे कहो कि मैं उसके मुंह पर मुक्का मारूंगा क्योंकि उसने मेरे उपहार का अनादर किया है। जाओ और उसे बता दो कि हम व्यापार पर बात करने के लिए स्टैंडिंग स्टोन्स पर मिलेंगे। ओर्क अपने कबीले में वापस भाग गया, जबकि राय काल के मन में हंस रही थी। आप सही कह रहे हैं, यह मजेदार होगा। काल ने पत्थरों से पहले वैगन को रोक दिया ताकि अराजकता में फंसने की संभावना कम हो। फिर जब विसंगति दिखाई दी तो उसने उस वस्तु की दोबारा जांच की जिसे उसने स्थिर करने के लिए लाया था। कुछ मिनटों तक चिल्लाने और गाली गलौज के बाद, जिसे काल 300 मीटर दूर से सुन सकता था, एक विशालकाय ऑक आया, जिसने ताजा काली पैंट पहन रखी थी, तथा उसके साथ 4 बड़े ऑक कुछ सामान के बैग लिए हुए थे। काल मछली को वापस लाने गया और बंडल को अपेक्षाकृत साफ पत्थर पर रख दिया, जबकि वह इंतजार कर रहा था। ऑक्स तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक कि नेता काल के साथ छाती से छाती तक नहीं पहुंच गया, लेकिन उससे पूरे 60 सेंटीमीटर ऊंचा था। उसके चेहरे पर एक डराने वाला गुस्सा था, लेकिन उसने उपहार पहना हुआ था, इसलिए काल पीछे नहीं हटा और न ही कोई आक्रामक कदम उठाया। ये अच्छी पैंट है, उन्होंने घोषणा की। बेशक वे हैं। मैं किसी सरदार को सस्ती पैंट नहीं दूंगा। काल ने उपहास किया और बड़ा आदमी पीछे हटते हुए मुस्कुराया। आपके पास किस तरह की मछली है? अक्सर ऐसा नहीं होता कि कोई हमसे व्यापार करने के लिए आए। 100 किलो सूखा सामन, काल ने घोषणा की, फिर बंडल पर कपड़े को पकड़े हुए ऊपरी डोरियों को खोल दिया। ऑक्स ने गहरी सांस ली और मुस्कुराए। ऑक्स गहरे पानी में मछली नहीं पकड़ते थे, इसलिए वे केवल स्पॉनिंग के मौसम में ही सैल्मन पकड़ पाते थे, और वह सैल्मन का बेहतरीन स्वाद नहीं था, क्योंकि वे थक चुके थे और स्पॉनिंग के मैदान तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी अधिकांश चर्बी जला ली थी। ये बेहतरीन नमूने थे, जिन्हें सावधानी से सुखाया गया था। इनका स्वाद लाजवाब होगा, और इनकी महक भी सूखे जर्की से ज्यादा आकर्षक थी। सरदार वर्ल्ड स्मैशर ने पीछे बैठे अपने आदमी को इशारा किया कि वह एक बैग आगे लाए, फिर बाकी लोगों को जाने के लिए कहा। काल को नहीं पता था कि दूसरे बैग में क्या था, लेकिन सरदार ने अपनी पसंद तय कर ली थी, और वह बैग में कुछ खोज रहा था। कुछ सेकंड बाद, उसने कवच के टुकड़े बाहर फेंकना शुरू कर दिया, फिर जूते और अन्य उपकरण जो एक ऑक के लिए उपयुक्त नहीं थे। वह रुका और ढेर को देखा, फिर मछली को। काल ने मन ही मन कीमत की गणना करते हुए भौहें सिकोड़ी। ये पहले से ही मछली की कीमत से कम 3 गुना ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन सरदार वापस गया और ब्रेसर का एक और सेट लाया और उन्हें ढेर में जोड़ दिया। उसने काल की ओर सिर हिलाया, जिसने भी मुस्कुराकर जवाब में सिर हिलाया। तो फिर, हमने एक सौदा कर लिया है। लड़कों, मछली उठाओ और इसे जनजाति में फैलाओ। आज हम जश्न मनाते हैं, उसने घोषणा की। ओह, क्या आप कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं? मुझे एक बार अतीत में भेजा गया था, और मैंने सुना था कि यह जनजातियों का पसंदीदा खेल था। ये 100% बकवास था, लेकिन इससे वे सब यहीं रहेंगे जहां अगले 1 या 2 घंटे में एनोमली खुल जाएगी। क्या तुम ओर्क्स को अपनी युद्ध शक्ति का प्रदर्शन करते देखना चाहोगे, मानव? हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस दुनिया में ओर्क जनजातियों से बड़ा कोई योद्धा नहीं है, और येलो टस्क जनजातियों में सबसे महान है। सरदार, जिसने खुद को वर्ल्ड स्मैशर कहा था, ने घोषणा की। मुझे लगता है कि मेरी टीम को यह अच्छा लगेगा। शायद हम देवताओं का भी अनुग्रह प्राप्त कर लें, क्योंकि उनके 2 पादरी भी हमारी निगरानी कर रहे होंगे, काल ने मजाक में कहा। तगड़ा ओर्क हंसा। तुम शायद कुछ सही कह रहे हो। अपने यात्रियों को बाहर लाओ, और हम एक कुश्ती रिंग स्थापित करेंगे। अन्य लोग काल की इस योजना पर थोड़ा अधिक सशंकित थे कि वह ऑक को बलि का बकरा बनाकर विसंगति के ठीक बगल में रखना चाहता था, लेकिन ये सुनने के बाद कि काल सोचता है कि वे इसे ऑक जनजातियों के लिए एक दैवीय अनुग्रह के रूप में दावा करने में सक्षम हो सकते हैं, यहाँ तक कि दाना को भी अपनी हंसी को रोकने की पूरी कोशिश करनी पड़ी। ये कुछ हद तक ईशनिंदा जैसा लग रहा था, लेकिन यह एक मंदिर था जिसने उन्हें इस मिशन पर भेजा था, और उनके साथ 2 पादरी थे,
साथ ही एक नागा रानी भी थी जिसने अतीत में पशु देवताओं का पक्ष लिया था। इसलिए शायद यह वास्तव में देवताओं की इच्छा थी कि उन्होंने इस कालकोठरी को स्थिर किया। एक तरफ राक्षस राज्यों में एक सक्रिय कालकोठरी होना एक बुरा विचार हो सकता है। जहां तक किसी और का सवाल है, उन्हें और अधिक ताकत की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्हें अधिक शक्ति तक पहुंच प्रदान करना दीर्घकालिक नकारात्मक था, भले ही यह सभी अन्य राष्ट्रों का ध्यान गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र पर हमला करने से दूर कर दे। दूसरी ओर ऑर्क्स को कुश्ती करते देखना बहुत मजेदार लग रहा था। वे दिखने में जितने बर्बर थे उतने नहीं थे, जैसा कि सभी को डर था, और वे अपनी मांसपेशियों को दिखाने के मौके को लेकर वाकई उत्साहित लग रहे थे। रिंग को जल्दी से तैयार किया गया। कुश्ती मैचों के लिए रस्सी का एक बड़ा घेरा बनाया गया। यह उन कुछ ऑकिश शौकों में से एक था जिसमें ज्यादा खून खराबा शामिल नहीं था। उनमें रैंक के लिए अक्सर परीक्षण होते थे और कुछ लोग संभवतः कुश्ती के मैचों के बाद ऐसा करते थे, लेकिन आज विसंगति खुलने तक सब कुछ शांतिपूर्ण होता था। यही वो हिस्सा था जिससे दाना को डर था। वे उस जगह के बहुत करीब थे जहां विसंगति खुलने वाली थी, और अगर वे समय रहते वहां से नहीं निकल पाए तो उन्हें कालकोठरी के अंदर जाने के लिए ऑक्स से लड़ना पड़ेगा। कोई भी उस अवसर को नहीं छोड़ेगा, और अगर वे ऐसा करते हैं तो ये बेहद संदिग्ध लगेगा। इसलिए ऑक्स सबसे अधिक संभावना उन्हें भगाना चाहेंगे, और उनके अगले जीवन से आगे कोई जगह नहीं थी। कुश्ती मुकाबलों के लिए स्वेच्छा से भाग लेने वाले पहले कुछ ऑर्क्स किशोर लड़के थे, और ऑर्क्स उन्हें कुश्ती लड़ते देखने के अवसर के लिए बहुत उत्साहित थे। उन्होंने रिंग के चारों ओर जगह छोड़ दी ताकि काल और अन्य लोग देख सकें, लेकिन इसके अलावा वे अपने बीच में बाहरी लोगों की उपस्थिति को नजरअंदाज कर रहे थे, केवल कभी कभार यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अभी भी ऑकिश बच्चों की महिमा को देख रहे हैं। इसके बाद वे सबसे छोटे से शुरू करते हुए वयस्कों की ओर बढ़े, ताकि सबसे शक्तिशाली को अंत में जाने का सम्मान मिले, मानो ये कोई रैंकिंग प्रतियोगिता या चैंपियनशिप हो। ओफेलिया लोट्स की गोद में बैठी कैरा को नाश्ता खिला रही थी, जबकि प्रतियोगियों की एक नई जोड़ी रिंग में उतरी। यह एक युवा ऑकिश महिला थी जिसके हाथों पर सजावटी निशान थे, और एक युवक था जो उससे एक सिर लंबा था, लेकिन स्पष्ट रूप से उसके खिलाफ किसी तरह की रंजिश रखता था। महिला घेरे के बीच में आए और घोषणा करने के लिए अपना हाथ उठाया। ड्रैगन देवताओं ने आज हमारे मुकाबलों पर नजर रखने के लिए अपने पादरियों को यहाँ भेजा है, इसलिए आज देवताओं की नजर में मैं साबित कर दूंगी कि तुम मुझसे शादी का प्रस्ताव रखने के योग्य क्यों नहीं हो, महिला ने घोषणा की। टेसा ने मुस्कुराते हुए अखाड़े के चारों ओर एक हल्की चमकती हुई सुनहरी बाधा डाली। ये बमुश्किल एक जागृत रैंक पवित्र सुरक्षा मंत्र था, लेकिन यह हस्तक्षेप के लिए एक निवारक के रूप में काम करेगा, और एक दीवार के रूप में काम करेगा ताकि प्रतियोगी बाहर न निकल सके और मैच को ड्रॉ घोषित न किया जा सके। कुछ ऑर्क्स ने अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए पहले ही ऐसा कर लिया था। लक्ष्य ये था कि मैच को रिंग के अंदर ही पूरा किया जाए, तथा बाहर निकलकर जीत हासिल करना असफल हो सकता था, इसलिए मैच को ऑक्स के लिए ड्रॉ माना गया। लेकिन दीवार खड़ी होने के कारण जब तक वे पहले जादू को तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कोई आकस्मिक प्रस्थान नहीं होगा। दोनों ऑर्क्स आमने सामने आ गए और सरदार ने मैच शुरू करने के लिए सीटी बजाई। महिला ने आगे बढ़कर अपने अस्वीकृत प्रेमी को पैरों से जकड़ लिया, जिससे वो जमीन पर गिर गया, लेकिन वो तुरंत ही अपनी क्रूर शक्ति से उससे बाहर निकल आया और हाथ से हमला करने लगा। वो फिसलन भरी थी और वो उसे ठीक से पकड़ नहीं पाया, इससे पहले कि वह अपने पैरों पर वापस आ जाती। वे कुछ मिनटों तक चक्कर लगाते रहे, हाथापाई करते रहे और बढ़त हासिल करने में विफल रहे। फिर जब उसने अंततः सोचा कि उसने उसे भाले से पकड़ लिया है जिससे वो उसे जकड़ सकेगा, तो वह घूमी और किसी तरह उसकी पीठ पर आ गई तथा उसकी गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली। वह हार नहीं मान रहा था और उसने उसे बार बार जमीन पर पटक दिया तथा उसका गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन लगभग 15 सेकंड के बाद वह बेहोश हो गया और उसने उसे जाने दिया, जबकि सरदार ने मैच के अंत की सीटी बजाई। तभी एनोमली प्रकट हुई, मानो कोई सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। संभवतः उन्होंने ऐसा किया था। ओए, देवताओं ने तुम्हें अपनी लड़की को पाने का दूसरा मौका दिया है, अपना आलसीपन वहां ले जाओ और चुनौती पूरी करो, सरदार चिल्लाया, जबकि दुर्भाग्यपूर्ण ऑक धीरे धीरे होश में आने पर पलकें झपका रहा था। बॉस, उसने असमंजस में पूछा। सरदार ने उसे उठा लिया और जबरदस्ती अनोमली में फेंक दिया। ठीक है, यह एक तरीका है, काल हंसा, इससे पहले कि ऑक को वापस बाहर फेंका जाता। मैंने अभी तुमसे क्या कहा? सरदार ने पूछा। यह मेरी गलती नहीं है, बॉस। इसमें लिखा था कि कम से कम 10 लोगों का समूह होना चाहिए। ऑक ने रक्षात्मक मुद्रा में अपने हाथ ऊपर उठाते हुए जवाब दिया।
सरदार वर्ल्ड स्मैशर ने उत्तर पर विचार करते हुए अपनी थोड़ी थपथपाई। इंसानों और 4 और बच्चों को भेजो, तुम सब लगभग एक ही आकार के हो, उसने फैसला किया। आकार ही ताकत थी, ताकत ही सब कुछ थी। इसलिए एक छोटा ऑक कुछ भी नहीं था। उन्हें बस उसे तब तक प्रशिक्षित करना था जब तक वह काफी बड़ा ना हो जाए और वो अपनी होने वाली दुल्हन को प्रपोज करने का अधिकार अर्जित कर ले। मादा ओर्क उसके पास आ गई। सरदार, मुझे उसके साथ भेजो, यह उचित ही है अगर वो मेरी बराबरी करने की कोशिश कर रहा है, उसने जोर दिया। ठीक है, फिर तुम तीनों भी, ये बेहतर है। मनुष्य अभी भी थोड़े छोटे हैं, लेकिन ये चलेगा। वे मनुष्य जितने बड़े हो सकते हैं उतने बड़े हो गए हैं। उसने जो ऑक्स चुने थे वे सभी आरोही के विभिन्न चरणों में थे, जिनमें सबसे मजबूत मध्य आरोही था। काल के समूह के साथ उन्हें भेजना एक दिलचस्प कालकोटरी अनुभव हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि शक्ति का स्तर क्या निर्धारित किया गया था। यह नरसंहार या नरसंहार हो सकता है, जिसमें विजेता ही अंतर पैदा करेगा। काल ने असंतुष्ट ओर्क्स जोड़ी के कंधे थपथपाए और उन्हें कालकोठरी में ले गया। ये जानने का केवल एक ही तरीका था कि यह कैसे होगा, और इसमें बाहर इंतजार करना शामिल नहीं था। उसकी टीम के बाकी सदस्य काल और उसके साथ घसीटे गए 2 ऑक्स के पीछे पीछे चले गए तथा शेष 3 ऑक्स उनका पीछा करते हुए उन्हें पकड़ने में लग गए। अंदर यह क्षेत्र उस भूमिगत कालकोटरी जैसा लग रहा था जिसे काल ने फ्रॉस्ट जायंट सीमा के पास पहाड़ों में देखा था। ये खंडहर हो चुके काले टावरों और पेड़ों के आकार के अजीब कवक से भरा हुआ था, लेकिन डार्क एल्विस का कोई निशान नहीं था और इसके बजाय किसी तरह के छायादार कीचड़ राक्षसों ने कब्जा कर लिया था। काल को लगा कि वे उच्च स्तर पर आरोही और निम्न स्तर पर कमांडर हैं, जो गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के कालकोटरी के समान है, लेकिन इसमें प्रवेश के लिए 10 लोगों की आवश्यकता होती है। जैसे ही ऑक्स अपने विकल्पों पर विचार कर रहे थे, काल ने डिवाइस को बाहर निकाला और उसे सक्रिय कर दिया। उम्मीद है कि इससे कालकोटरी स्थिर हो जाएगी ताकि जो कोई भी अगली बार दिखाई देगा उसे ये सौदा पूरा हो गया समझ में आ जाएगा। डिवाइस सक्रिय होते ही गायब हो गई, इसलिए वो केवल यह उम्मीद कर सकता था कि यह ठीक से काम करे, लेकिन यह उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। उसने वही किया जो उसने सहमति दी थी और डिवाइस को उचित स्थान पर सक्रिय किया। ऑक्स के साथ विसंगति के अंदर उनकी पूरी टीम के साथ इस बारे में सवाल हो सकते हैं कि कालकोटरी को स्थिर करने के लिए क्या हुआ था, लेकिन यह एक छोटी सी असुविधा थी और सरदार ने पहले ही सोच लिया था कि यह देवताओं का संकेत था, न कि नश्वर छेड़छाड़। क्या आप इन प्राणियों को जानते हैं? पराजित प्रेमी ने उत्तर के लिए काल की ओर देखते हुए पूछा। नहीं, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ बातें जानता हूं। वे तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, उनमें से कुछ काफी ज्यादा ताकतवर है। वे आक्रामक भी होंगे, लेकिन जब तक हम उनके बहुत नजदीक नहीं पहुंचेंगे तब तक वे हम पर हमला नहीं करेंगे। वे अपने ठिकानों के पास ही रहेंगे जब तक कि हम उन्हें घूमते हुए गश्ती दल के अलावा परेशान न करें। इसके अलावा मुझे उनके कौशल के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए याद रखना कि वे कैसे लड़ते हैं ताकि आप सरदार को बता सके। अगर उसे यह बात मुझसे पता चली तो वह आपकी खाल को ट्रॉफी के तौर पर ले लेगा। ऑक्स हंस पड़े जब उन्हें एहसास हुआ कि काल बिल्कुल सही था। बॉस खुश नहीं होगा अगर इंसान ही उसके लिए जवाब दे। ठीक है, हमें पता लगाना चाहिए कि वे क्या कर सकते हैं। आपके लोग किस तरह के लड़ाके हैं? उस ओर्किश महिला ने, जिसने अभी अभी अपने संभावित प्रेमी को पीटा था, पूछा। उसकी आवाज मधुर थी और उसका लहजा अपेक्षा से अधिक वापटू था, जो काल ने पुराने ओर्क से सुना था और चुनौती के दौरान उसके द्वारा प्रयुक्त लहजे और भाषा से बहुत दूर था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह अपनी बुद्धिमत्ता को अपने मूर्ख मित्रों से छिपा रही थी, संभवतः इसलिए कि उसे ऑकिश भाषा में बेवकूफ कहलाने से बचाया जा सके। हम कुछ गोलेम को बुला सकते हैं और हमारे पास पादरी के अलावा एक जादूगर और एक बरस्कर भी है। चिंता मत करो, अगर तुम घायल हो गए तो हम तुम्हें ठीक कर देंगे। ये जगह 10 लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए है, न कि 5 के 2 समूहों के लिए जो एक दूसरे और भीड़ के साथ लड़ते हैं, काल ने समझाया। धन्यवाद, इससे हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हमारे कबीले में शमन है, इसलिए हम आपके जादूगर के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, पीछे से लड़ेंगे। वेयबियर ऐसा दिखता है कि वह लड़ सकती है, इसलिए वह हमारे साथ आगे आ सकती है। आप किस तरह के योद्धा हैं? उसने पूछा। मैं जादूगर और योद्धा के बीच कहीं हूँ, लेकिन मैं आमतौर पर मदद के लिए अपने जानवर दोस्तों पर निर्भर रहता हूँ। वे बहुत मजबूत हैं, लेकिन आज हम उनके बिना काम चला सकते हैं और उन्हें आराम करने दें। कम से कम वे तब तक आराम कर सकते थे जब तक कि समूह किसी मुसीबत में न फंस जाए। ऑक्स के स्वाभिमान के लिए इसे स्वीकार करना कम मुश्किल होगा। महिला ने सिर हिलाया और अपने साथियों को अपने साथ आने का इशारा किया,
क्योंकि वो छायादार राक्षसों के पहले समूह की ओर बढ़ रही थी। महिला ने सिर हिलाया और अपने साथियों को अपने साथ आने का इशारा किया, क्योंकि वो छायादार राक्षसों के पहले समूह की ओर बढ़ रही थी। ओफेलिया भी उनके साथ शामिल हो गई, क्योंकि वो अग्रिम मोर्चे पर एकमात्र कमांडर रैंक की लड़ाकू थी और काल को असेंडेड स्लीम्स के खिलाफ भेजना अशिष्टता थी। यहां तक कि कैरा या किसी अन्य जानवर को भेजने से भी कुछ ही सेकंड में खतरे खत्म हो जाते, लेकिन समूह के बाकी लोगों के लिए यह एक अच्छी लड़ाई थी। थोर ने सभी पर अनंत बिजली फैला दी, जिससे ऑक्स चौंक गए, लेकिन वे एक अज्ञात लड़ाई के लिए अपने पक्ष में रक्षात्मक जादू पाकर खुश थे और वे खुशी खुशी युद्ध में कूद पड़े। तथ्य ये है कि वे बिना किसी युद्धघोष के ऐसा करने में सफल रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके लिए उन्हें बहुत प्रयास करना पड़ा, लेकिन वे इतना शोर नहीं मचाना चाहते थे कि शुरुआत में ही सब कुछ उनकी ओर खींच जाए। जैसे ही ओर्क्स उनके निकट पहुंचे, स्लाइम्स ने उन पर आक्रमण करने के लिए अपना रुख बदल लिया तथा उनके शरीर का आकार बदल गया। वे अपनी जन्मजात क्षमता का उपयोग करके उन पर भेजी गई चीजों की नकल कर रहे थे और ऑकिश टीम और ओफेलिया के वेबियर रूप का रूप धारण कर रहे थे। ये काफी शानदार दृश्य था और काल को खुशी थी कि उन्होंने किसी भी जादूगर को समूह के करीब नहीं भेजा था। वहां केवल 5 स्लाइम थे और काल ने अनुमान लगाया कि ओफेलिया की मदद से हमलावरों को अधिक समय नहीं लगेगा, लेकिन चुने गए ऑक्स को कोई भी नुकसान पहुंचाने में विशेष रूप से कठिनाई हो रही थी। डाना, क्या आप उनकी मदद कर सकती हैं? काल ने पूछा। हर किसी को अनुभव की आवश्यकता थी, विशेष रूप से युवा ऑक्स को, लेकिन जब डाना ने हमला करना शुरू किया तो ये स्पष्ट हो गया कि समस्या हमलावरों में नहीं बल्कि विरोधियों में थी। उसके मंत्रों से कोई खास नुकसान नहीं हो रहा था, केवल छोटे छोटे क्षतिग्रस्त गड्ढे ही बन रहे थे और स्लाइम्स बिना रुके लड़ रहे थे। उत्सुकतावश काल ने एक प्राणी पर रैन से प्रहार किया और उसका एक हाथ काट दिया, लेकिन प्राणी लड़ता रहा तथा घाव से खून की तरह काला द्रव बहता रहा। ये पुनर्जीवित नहीं हो रहा था और यह ऐसे लड़ रहा था जैसे ये कीचड़ के नुकसान से मर रहा हो। यह एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन हमलों से इसे जो नुकसान हुआ वह हास्यास्पद रूप से कम था। उनके या कैरा की तरह नहीं, जिन्होंने आधार राशि को नजरअंदाज कर दिया, बल्कि ऐसा लगा जैसे वे एक ही शक्ति स्तर पर जितना होना चाहिए उससे 3 गुना अधिक टिकाऊ थे। देवियों और सज्जनों, हमें ऑक्स के लिए एकदम सही प्रशिक्षण मैदान मिल गया है। वे बहुत शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन वे वास्तव में मार झेल सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं पूरी ताकत से लड़ना शुरू कर दूं, या मुझे पीछे हट जाना चाहिए और आपको लड़ने देना चाहिए? काल ने पूछा। चलो लड़ो, कायरो को मदद की जरूरत है। और किश महिला हंसी। ठीक है, वैसे भी हमें कोई जल्दी नहीं थी। इस मामले में ऑक्स के साथ बहस न करना आसान था, भले ही जल्दी ही अंधेरा होने वाला था। बाकी ओर्क्स ने ठहाके लगाए और डाना आगे बढ़ गई ताकि वो अधिक प्रभावी ढंग से हमला कर सके, जबकि काल ने उन स्लाइम्स पर हमला किया जो ओर्क्स की सुरक्षा को भेद कर उन्हें खराब स्थिति में डाल सकते थे। इस तरह लोट्स और टैसा ज्यादातर आराम कर सकते थे, हालांकि टैसा ने उनकी क्षति बढ़ाने के लिए सभी पर हथियार का आशीर्वाद डाला था। जब तक पहला समूह गिर गया, वे सभी एक समूह में एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर रहे थे और काल लड़ाई में उनके साथ शामिल होने के लिए तैयार था। हालांकि वह किसी विशेष जल्दी में नहीं था, लेकिन वे पूरी रात यहां नहीं रहना चाहते थे और ये स्लाइम्स मार खा सकते थे, भले ही वे अनंत बिजली को ज्यादा नुकसान न पहुंचाएं। इस बात को ध्यान में रखते हुए काल ने दूसरे समूह का नेतृत्व किया और जैसे ही स्लाइम्स में परिवर्तन शुरू हुआ, उसने हमला शुरू कर दिया। उन्होंने हमलावरों की शक्ल तो ली, लेकिन उनके हुनर को नहीं अपनाया। कम से कम काल के हिसाब से तो नहीं। कम से कम उन्होंने अपने जानवरों से मिले हुनर को नहीं अपनाया, वरना वो दूसरे मुठभेड़ को सभी के लिए बहुत खतरनाक बना देता। हालांकि दूसरे समूह में एक जादूगर था। यह एक नीला कीचड़ वाला राक्षस था और इसने उन पर पानी के बोल्ट फेंके, जिससे हॉक लगभग पागल हो गया। वह बाहर आकर उस प्राणी को उसके अस्तित्व के लिए दंडित करना चाहता था। आराम करो, अगर ऑक्स अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो हम तुम सभी को मालिकों से लड़ने के लिए छोड़ देंगे, काल ने उसे सांत्वना दी। ऐसा ही होगा। एक बार जब आप और दाना जादूगर पूरी ताकत से जुट जाएंगे तो बॉस के पास कोई मौका नहीं बचेगा। काल ने मन ही मन उस चिड़चिड़े पक्षी को देखकर मुस्कुराया। हालांकि हॉक गलत नहीं था। अगर वह अपने से 2 रैंक नीचे के लक्ष्य के खिलाफ पूरी ताकत से हमला करता तो बॉस राक्षस भी कुछ सेकंड ही टिक पाते। लूट का माल प्राप्त करना भले ही मजेदार हो, लेकिन ओर्क्स यहां एक अलग कारण से आए थे। दूसरे और तीसरे समूह के साथ एक जादूगर था जो दिखने में दाना जैसा था, लेकिन वे केवल जल कण मंत्र का ही प्रयोग कर सकते थे। इससे उन पर काबू पाना संभव हो गया,
लेकिन वे अभी भी बाधाओं को काफी नुकसान पहुंचा रहे थे। आपकी बाधा क्षमता बहुत मजबूत है, वे हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम कुछ भी कैसे सीख सकते हैं? महिला ऑक ने पूछा। क्या ऑक्स अभ्यास के बजाय दर्द से बेहतर सीखते हैं? काल ने उत्तर दिया। सभी ने सिर हिलाया, जैसे कि यह स्पष्ट होना चाहिए था, और काल ने थोर को बाधा को उनसे हटाने के लिए कहा, जबकि इसे दाना और ओफिलिया पर छोड़ दिया। सिर्फ इसलिए कि ओर्क्स जिद्दी थे, उनकी टीम को कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगली समूह लड़ाई वास्तव में बेहतर रही, क्योंकि कुछ प्रहार झेलने के बाद ऑक्स ने अपनी रणनीति को अनुकूलित करना शुरू कर दिया और राक्षसों को अधिक कुशलता से क्षति पहुंचाना शुरू कर दिया। यह एक आकर्षक परिवर्तन था। भले ही इससे कैरा और राय के बीच ये बहस शुरू हो गई कि क्या एक पूरी प्रजाति ही आत्मपीड़क हो सकती है। अंतिम आम सहमति यह थी कि साक्ष्य परिकल्पना का समर्थन करते हैं और ऑक्स को वास्तव में कार्य करने के लिए दर्द की आवश्यकता हो सकती है, जो सीधे तौर पर इस कारण से संबंधित हो सकता है कि वे लगातार लड़ाई की तलाश में रहते थे। इसके बिना वे अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर नहीं थे, इसलिए उन पर सुन्न करने वाला मंत्र डालना या सुन्न करने वाला जहर इस्तेमाल करना उनके युद्ध कौशल को अपन करने के अलावा यातना के बराबर हो सकता है। फिर वे पहले बॉस के पास पहुंच गए, या इस कालकोठरी में जो कुछ भी हुआ यह अन्य स्लाइम्स की तरह ही दिख रहा था, लेकिन जब वे प्लेटफॉर्म पर कदम रखते थे तो एक टाइमर शुरू हो जाता था। 1.0000 में क्रोड, 59.00 में क्रोड, 1 मिनट में बॉस को जला डालो, काल ने समझाया, कहीं ओर्क्स पढ़ न सके। अंततः उसने अपना हथौड़ा निकाला और खतरे से निपटने के लिए उस पर डिसइंटीग्रेट रख दिया। बॉस मध्य कमांडर रैंक का था और यहाँ के राक्षस जितने टिकाऊ साबित हुए थे, एक अच्छा मौका था कि यह चीज वास्तव में बोन क्रशर या किसी अन्य क्षमता के साथ नियमित हिट से बच सकती थी। काल के प्रहार से बॉस बिखर गया और मंच के ऊपर एक घोषणा दिखाई दी। सदस्य काल ने चुनौती पूरी कर ली है, 9/10 सदस्य शेष। ऑक्स हंसे और बॉस पर हमला करने के लिए अपनी बारी के लिए लाइन में खड़े हो गए। ये सबसे हास्यास्पद चीज थी जो काल ने कभी किसी कालकोठरी के अंदर देखी थी, और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या मदद करने के उसके प्रयास ने सिस्टम के भीतर कुछ तोड़ दिया था। अगर पादरी को क्रोध टाइमर से निपटना पड़ा तो उन्हें इस प्राणी को हराने में बहुत मुश्किल हो सकती है। खैर, शायद टैसा नहीं, जो वास्तव में काफी अच्छी तरह से लड़ सकती थी, लेकिन लोट्स को उसके आक्रामक आउटपुट के लिए नहीं जाना जाता था। काल की बदौलत उसके पास थॉर्न्ड वाइन्स मंत्र था, लेकिन वो शायद ही कभी इसका इस्तेमाल करती थी, और उसे ये भी नहीं पता था कि इससे कितना नुकसान हुआ। मंत्र का इस्तेमाल मुख्य रूप से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था, ताकि दुश्मनों को इधर उधर भागने से रोका जा सके। मादा ऑक ने पूरे 1 मिनट तक जानवर पर बहादुरी से हमला किया, जबकि उसे 4 बार ठीक होने की भी जरूरत थी, लेकिन वह समय को पार नहीं कर पाए। प्राणी की ताकत और आकार में लगभग 1/4 की वृद्धि हुई, और अब वह अकेले उससे लड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। शायद हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसे मार सके, ओफेलिया ने सुझाव दिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि बॉस को शायद ही कोई नुकसान हुआ हो। अच्छा विचार है, सभी लोग उसकी मदद करें, और यदि आवश्यकता हुई तो मैं बॉस को फिर से मारकर टाइमर को रीसेट कर दूंगा, काल ने प्रस्ताव दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह उपाय काम कर गया, और जब 58 सेकंड बाद महिला ऑक को मारक प्रहार लगा तो कोई दंड नहीं लगाया गया। कुछ ही सेकंड बाद बॉस पुनः अपने मूल आकार में आ गया और लोट्स ने उसे लताओं में लपेट दिया। इससे पहले थोड़ी क्षति हुई और काल को छोड़कर बाकी टीम ने उस पर काम करना शुरू कर दिया तथा समय से पहले ही उसे मार डाला। सदस्य ओफेलिया ने परीक्षण पूरा कर लिया है, इससे मामला सुलझ गया। अब उन्हें बस अंतिम वार करने के लिए सभी की जरूरत थी। इसलिए वे सभी बॉस के खिलाफ लड़ाई में फिर से शामिल हो गए, फिर उसे पराजित होने से ठीक पहले रुक गए और बारी बारी से उसे खत्म कर दिया। संघर्ष करने वाला एकमात्र ऑक सबसे छोटा था, जिसे दूसरों के पीछे हटने के बाद हमला करने में बहुत परेशानी हो रही थी। बॉस उससे ज्यादा तेज और ताकतवर था। दुर्भाग्यशाली ऑक ने आखिरकार आखिरी हमला करने में कामयाब होने से पहले ही क्रोध टाइमर को पार कर लिया। अच्छा काम है सबने, अब हम जानते हैं कि यह कैसे करना है, और हम दूसरों को चेतावनी दे सकते हैं कि किसे भेजना है। आपको एक मरहम लगाने वाले की जरूरत होगी, लेकिन ऐसा जो लड़ना जानता हो, नहीं तो उनके लिए यह आसान नहीं होगा, काल ने घोषणा की। कौन जानता था कि यह हमें एक पूरी टीम के रूप में काम करने के लिए मजबूर करेगा। ये सामान्य लड़ाई का तरीका नहीं है। तार्किक रूप से ऑक्स की शिकायत समझ में आती है, लेकिन एक कालकोठरी में लगभग कुछ भी संभव था, भले ही वो अंतर प्रजाति सहयोग हो और ऐसी चीजें करना हो जो आपके वर्ग की सामान्य भूमिका नहीं थी।
बॉस का शरीर गायब हो गया और उसकी जगह एक संदूक बन गया जो किसी के द्वारा खोले जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम आगे बढ़ो मानव, तुम सबसे मजबूत हो, तुम्हें पहली पसंद मिलेगी, ऑकिश महिला ने घोषणा की। काल ने ढक्कन खोला और संदूक के ऊपर हवा में तथा उसके सिस्टम डिस्प्ले में एक घोषणा प्रकट हुई। पात्र सदस्यों को लूट स्वचालित रूप से सौंप दी गई है। इससे संदूक में 5 हथियार रह गए और काल की पूरी टीम ये देखने के लिए पीछे हट गई कि उन्हें क्या मिला है। आप पांचों के लिए बस इतना ही। हम में से बाकी लोगों को पहले भी इस तरह की विसंगति का अनुभव हो चुका है और इसने हमें वही दिया जो ये चाहता था, काल ने समझाया। क्या यह ऐसा कर सकता है? एक ओर्क्स ने पूछा। जाहिर है, मैंने पहले कभी ऐसा होते नहीं देखा, लेकिन इस तरह की विसंगति कोई नियमित घटना नहीं है। क्या आप में से कोई पहले कभी ऐसी विसंगति में रहा है? सबने अपना सिर हिलाया। तो शायद अगली बार जब आप आएंगे तो यह आपके लिए भी होगा। यदि वे कोई उपकरण ले आते तो ये लगभग निश्चित था, लेकिन काल ये तथ्य नहीं बता सकता था कि वह निश्चित रूप से जानता था कि यह स्थान उनके लिए सिस्टम की कम से कम कुछ विशेषताओं को जागृत कर सकता है। ऑक्स के पास इसके बारे में कुछ किंवदंतियां जरूर होंगी और एक बार जब उन्हें इसका एहसास हो जाएगा तो ये जनजाति के लिए एक पवित्र स्थल बन सकता है। यह मनोरंजक होगा, लेकिन अगर वह इसे प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए आसपास न हो तो यह और भी मनोरंजक होगा। पहले बॉस के बाद होने वाली लड़ाइयों में ऑक्स कुछ भी साबित करने के लिए कम उत्सुक थे, क्योंकि यह स्पष्ट था कि काल अपने हाथों में मॉल के साथ बहुत अधिक शक्तिशाली था। इसने ऑक्स को एक टीम के रूप में काम करने के लिए और अधिक उत्सुक बना दिया और खुद को साबित करने के लिए कम उत्सुक बना दिया। उम्मीद है कि केवल यही बात पर्याप्त होगी कि वे अंधेरा होने से पहले और बाहर तबाही मचने से पहले यहां से निकल सके। वे अगले समूहों में चले गए और काल को एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक बहुत छोटा उदाहरण था, केवल एक और मंच था और फिर वे समाप्त हो जाएंगे। आशा करते हैं कि अगला वाला उतना परेशान करने वाला न हो जितना यह वाला था, काल ने समूह को कीचड़ के राक्षसों के बीच से निकालते हुए कहा। समूह अभी भी वही थे, अपनी टीम की नकल कर रहे थे, इसलिए रणनीति बदलने की कोई जरूरत नहीं थी। बस आगे बढ़ते रहो और जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलने की कोशिश करो, या कम से कम इससे पहले कि सभी थक जाएं और सोने के लिए तैयार हो जाएं। संयुक्त समूह हिचकिचाते हुए आखिरी मंच पर पहुंचा, जहां एक बड़ा कीचड़ वाला राक्षस खड़ा था, पिछले बॉस के विपरीत जो सामान्य दिख रहा था, जबकि प्रत्येक समूह के सदस्य द्वारा एक बार 10 बार पराजित होने की आवश्यकता थी। यह एक विशाल था, यहां तक कि हिल जायंट्स भी आकार में इसकी बराबरी नहीं कर सकते थे, तथा इसकी ताकत कमांडर रैंक के निम्न से मध्यम स्तर पर थी। मध्य आरोही रैंक ऑक्स के लिए यह एक आसान लड़ाई नहीं थी। सभी लोग सावधान रहें कि एक ही वार में मारे न जाएं, और चलिए पता लगाते हैं कि यह बॉस क्या कर सकता है, काल ने टीम को आगे ले जाते हुए मजाक में कहा। टीम बॉस को घेरने के लिए फैल गई, जो अभी भी खड़ा था और जाहिर तौर पर काल को देख रहा था। लेकिन अगर वो हमला करने वाला नहीं था तो वे हमला कर रहे थे। टीम के बाकी सदस्यों ने अपने हमले शुरू कर दिए और बॉस ने कार्रवाई शुरू कर दी, उनकी ओर अपने तंबुओं को बाहर निकाला और पानी के बोल्ट दागे। काल को एक कीचड़ राक्षस से यही उम्मीद थी, कोई मूर्खतापूर्ण नकल नहीं, बल्कि एक अनाकार धब्बा जो हर चीज पर हिंसक हमला कर रहा था। थोर ने बाधाओं को वापस ऑक्स के ऊपर ला दिया, लेकिन पूरी ताकत से नहीं, क्योंकि ऑक्स तब बेहतर तरीके से लड़ते थे जब वे नुकसान उठा रहे होते थे। इस तरह जब वे सीधे वार करते तो बाधा टूट जाती और वह उसे वापस ऊपर ले आता, लेकिन उन्हें इतना नुकसान नहीं होता कि टैसा और लोट्स के लिए उन्हें ठीक रखना मुश्किल हो जाता। जानवर काल के निर्देशों का पालन कर रहे थे ताकि वे नजरों से दूर रहें और ओर्क्स को यह न लगे कि वो कोई योद्धा जादूगर है, ताकि उसकी अनोखी क्षमताओं की खबर जनजाति में न फैले। उसने टीम को डाकुओं को खत्म करने का मौका देकर पहले ही बहुत कुछ बता दिया था, और एक मौका था कि राक्षस राष्ट्र पहेली के टुकड़ों को एक साथ जोड़ देगा और देश से बाहर निकलने से पहले उसे समझ लेगा कि वो कौन था। थोर को गाड़ी खींचने के लिए बाहर निकालना एक सोचा समझा जोखिम था, लेकिन सेरो काफी आम जीव थे और गाड़ी खींचने से उनकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं होता था, केवल उनका अनोखा रंग होता था। एक व्यापारी के पास पालतू सेरो होना इस यात्रा के दौरान देखने वाली सबसे अजीब बात नहीं होगी। काल ने अपने हथौड़े से जानवर के अंदर तक प्रहार किया, जिससे उसके सारे अंग हिलने लगे और शरीर कांपने लगा, और चेन लाइटनिंग ने उसका एक बड़ा हिस्सा जला दिया। इस तमाशे को देखकर ऑक्स ने जीत की खुशी मनाई और बॉस स्लाइम राक्षस सिकुड़ गया तथा एक बहुत छोटे शरीर में परिवर्तित हो गया। टुकड़े टुकड़े काट दो, मुझे नहीं लगता कि यह फिर से बनेगा, काल ने निर्देश दिया। बेशक, ये कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था। टेंटेकल्स रबर जैसे थे
और जब वे उछलकर दूर चले जाते थे तो उन पर अच्छा प्रहार करना मुश्किल था। लेकिन ओफेलिया जानवर के विचलित होने पर शरीर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी थी, और दाना की ब्लेड शैली टेंटेकल्स को हटाने में अच्छी किस्मत दे रही थी, जो बॉस के चारों ओर पड़े थे लेकिन वापस अंदर नहीं खींचे जा रहे थे। प्रत्येक हटाए गए टेंटेकल से बॉस छोटा होता जा रहा था, और लोट्स धीरे धीरे कोर को कांटेदार लताओं में लपेट रहा था, जिससे उसकी गति बाधित हो रही थी, और जब वो हिलने की कोशिश कर रहा था तो सतह पर गहरे खांचे बन रहे थे। इस चीज को मरने में कितना समय लगेगा? ओर्किश महिला ने शिकायत करते हुए कहा। उसने एक और टेंटेकल काट दिया। जब तक तुम चाहो, अगर तुम इसे खत्म कर दोगे तो मैं इसे मार दूंगा, काल ने जवाब दिया। आप ऐसा कहते हैं जैसे ये बहुत आसान है, अन्य ऑक्स में से एक ने हंसते हुए कहा। विघटन के 5 धेरों ने सिर को शक्ति के साथ कंपन कर दिया, और काल शपथ ले सकता था कि उसने आगे बढ़ने से पहले ही बॉस की अनाकार बूंद को इस्तीफे में आह भरते हुए सुना था। उस अनुभूति की पुष्टि तब हुई जब उसने झूलना शुरू किया तो वो सिकुड़ गई और फर्श पर गिर गई। काल को लगभग यकीन था कि बॉस को हराने का संदेश उसके स्लाइम पर हमला करने से पहले ही आ गया था, लेकिन विघटन के ढेर गायब हो चुके थे, इसलिए उसने किसी समय संपर्क किया होगा। जब वो विचारों में खोया हुआ था तो ऑक उसे सदमे में देख रहे थे। हंसते हुए भगवान के नाम पर यह क्या था? अस्वीकृत प्रेमी चिल्लाया। इसे विघटन कहा जाता है। बहुत बढ़िया है ना? डाना ने काल की ओर से उत्तर दिया। महिला ऑक ने उस आदमी पर मुस्कुराकर कहा जिसे उसने अस्वीकार कर दिया था। तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी बातें, और वह एक ही झटके में बॉस को हरा सकता है। तुम्हें एक नए बार तक पहुंचना है। ओह चलो, ये कैसे उचित है? सरदार के अलावा कोई भी उस चीज को एक बार में नहीं मार सकता। उसने उसे एक क्रूर मुस्कान दी। तो फिर तुम्हें सरदार बनना ही पड़ेगा, है ना? युवक ने काल को गुस्से से घूरा और फिर अपने कंधे झुका लिए। इस तरह से तो उसे अपने सपनों की लड़की कभी नहीं मिलेगी। बार ऊपर ही बढ़ता जा रहा था। जैसे ही लड़ाई समाप्त हुई, काल ने अपने बफ को समाप्त कर दिया, और सभी ऑक्स ने उसकी ओर इशारा किया। मुझे पता था कि तुम बड़े हो। तुम अपनी ताकत का स्तर छिपा रहे थे। उनमें से एक ने चौंक कर कहा। रॉयल रैंक पर ब्रूटलिटी ने अपना आकार 50% बढ़ा लिया, इसलिए वह मौजूद किसी भी ऑक्स से बड़ा था। लेकिन उन्होंने अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया था, जब उनके दिमाग ने आकार से संबंधित उसकी शक्ति के स्तर के बारे में अपनी मानसिक धारणा को समायोजित करने की कोशिश की थी। काल ने उनकी ओर आंख मारी। ठीक है, मैं इतने सारे प्रभावशाली ऑक योद्धाओं के साथ छोटा नहीं रह सकता था, है ना? उन्हें ये बात समझ में नहीं आई कि बाकी सभी भी सिकुड़ गए थे, क्योंकि वे सभी काल को देख रहे थे। लेकिन बॉस की छाती दिखाई दी, और इसने उन्हें उनकी कल्पना से बाहर ला दिया। स्तर 0 सदस्यों का पता चला। क्षतिपूर्ति टोकरे के ऊपर हवा में दिखाई दिया। इसका क्या मतलब है, इंसान? इसका मतलब है कि आप कभी भी सिस्टम के संपर्क में नहीं आए हैं, और अब आप आ गए हैं। यह आपको सिर्फ अपनी शक्ति से ऐसा करने के लिए अतिरिक्त इनाम देगा। हमें वह बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि हमें ये पहले भी मिल चुका है, काल ने समझाया। जब डेंगॉन ने उनके इनाम की गणना की तो ऑक्स ने खुशी मनाई और एक दूसरे की पीठ थपथपाई। जब वे पहली बार सिस्टम इंटरफेस में प्रवेश कर रहे थे तो उनकी आंखें खाली हो गईं, और कुछ ही सेकंड बाद उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आए। मैं आधिकारिक तौर पर योद्धा हूं, उनमें से एक व्यक्ति ने खुशी से कहा। मैं भी, और मुझे। दाना ने माथा पीट लिया जब उसे एहसास हुआ कि संभवतः उन सभी ने अन्य विकल्पों पर विचार किए बिना ही योद्धा को चुना था। तभी समूह में अकेली महिला ने एक बार पलक झपकाए और उसका पहनावा बदलकर काले धातु की प्लेटों के साथ अधिक प्राचीन फर और चमड़े का सेट हो गया। मूर्ख योद्धाओं, तुमने बाकी मेनू पर ध्यान भी नहीं दिया, है ना? उसने पूछा। वे सब उसे घूरते हुए अपना सिर हिला रहे थे। आपको बेहतर योद्धा बनाने के लिए एक यादृच्छिक विकल्प मौजूद है, उसने घोषणा की। काल के समूह की सभी महिलाएं एक दूसरे की ओर देखने लगी तथा अपना भय छिपाने की पूरी कोशिश करने लगी, जबकि काल खुलकर हंस रहा था। ये यादृच्छिक विकल्प खतरनाक है। यह आपके बारे में सब कुछ बदल सकता है, जिसमें आपकी प्रजाति भी शामिल है। आखिरी व्यक्ति जिसे मैंने इसका उपयोग करते देखा था, वह एक एल्वेन बच्चे में बदल गया था। हालांकि अन्य वर्ग भी हैं। आप शमन या बरसेकर चुन सकते थे और ऑक के अलावा किसी और में बदलने का जोखिम नहीं उठाते, उन्होंने समझाया। महिला की आंखें बड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि वह आपदा के कितने करीब आ गई थी। काल ने सिर हिलाया क्योंकि उसने देखा कि वह समझ गई है। इससे तुम्हें क्या मिला? मैं एक डेथ नाइट हूं, उसने गर्व से घोषणा की।
काल को नहीं पता था कि वह क्या कर सकता है, लेकिन ये किसी प्रकार का जादुई योद्धा होना चाहिए, जिसके पास अद्वितीय कौशल हो। ठीक है, मैं आपको एक चैंपियन से दूसरे चैंपियन को कुछ सलाह दूंगा। स्टेटस, इन्वेंटरी और स्किल ट्री शब्दों पर ध्यान केंद्रित करने से आपको सिस्टम फंक्शन तक पहुंचने में मदद मिलेगी। आपके पास कोई कौशल उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि आप सभी पहले से ही उन्नत रैंक पर हैं। उन शब्दों को मत भूलना, क्योंकि भविष्य में जब तुम शक्ति प्राप्त करोगे तो तुम्हें उनकी आवश्यकता पड़ेगी। वे सभी शब्दों को बुदबुदाते रहे और कुछ मिनटों के लिए विचलित हो गए। फिर महिला ऑक का कवच एक नए ग्रेट स्वॉर्ड के साथ प्लेट मेल के एक पूर्ण काले सूट में बदल गया। डेथ नाइट्स को अपवित्र उपकरण मिलते हैं। ये बहुत बढ़िया है। मुझे विशेष आक्रमण कौशल भी मिले हैं, उसने समझाया। अच्छा, अगर आपको अपनी कक्षा से कुछ कौशल मिले हैं और नया गियर जिसे आप क्षतिग्रस्त होने पर वापस बुला सकते हैं, तो आपको जनजाति का एक महान चैंपियन बनना चाहिए। भले ही अन्य योद्धा बन जाएं, लेकिन कुछ ही डेथ नाइट की शक्तियों का मुकाबला करने में सक्षम होंगे। अन्य ऑक्स अपनी नई शक्तियों का जश्न मनाने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें उसकी पोशाक में हुए परिवर्तन का पता ही नहीं चला। इसलिए ओफेलिया ने इनाम का डिब्बा खोलने के लिए पंजे का इस्तेमाल किया। सभी लूट को पात्र सदस्यों को स्वचालित रूप से सौंप दिया गया है। संदूक गायब हो गया और काल ने ओर्क्स को देखकर मुस्कुराया। अपनी इन्वेंट्री चेक करो, वहां एक इनाम होना चाहिए। तुम अपने दोस्तों को दिखा सकते हो या इसे गुप्त रख सकते हो। कालकोटरी ने इसे सिर्फ तुम्हें दिया है। वहां शायद पैसे भी होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हारा कबीला उससे कैसे निपटता है। ओर्क्स हंसे। ओर्क्स को सिक्कों की क्या जरूरत है? ओर्क्स खाना बांटते हैं, लेकिन हमें सिर्फ दूसरी चीजें ही मिलती हैं जिन्हें हमें खुद अपने प्रयासों से कमाना पड़ता है या अपने हाथों से बनाना पड़ता है। लोट्स ने उन्हें उत्सुकता से देखा। तो आप भोजन के अलावा किसी और चीज के लिए व्यापार नहीं करते? ऑक्स ने सिर हिलाया। दूसरी प्रजातियों द्वारा बनाए गए सामान खरीदकर ताकतवर बनना धोखा है। यह असली ताकत नहीं है। लेकिन ये कालकोटरी पुरस्कार हमने खुद कमाए हैं। भले ही छिपी हुई शक्तियों वाले योद्धा ने मदद की हो। अब हम समझ गए हैं कि तुमने शुरू से ही हर चीज से क्यों नहीं लड़ा। तुम चाहते थे कि हम इनाम कमाएं, ताकि हमारे पास घर ले जाने के लिए ज्यादा हो। तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, योद्धा काल। काल के पीछे 4 जोड़ी आंखें एक साथ घूम रही थी। वह बुद्धिमान नहीं बन रहा था, वह उन्हें अपने कौशल का अभ्यास करने का समय दे रहा था, क्योंकि कालकोटरी शक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। काल ने समूह को कालकोटरी से बाहर निकाला और तुरंत सोचा कि काश उसने कान में प्लग लगा लिया होता। अब ऑकिश जनजाति के आसपास दर्जनों राक्षस थे, जिन्होंने कालकोटरी के प्रवेश द्वार को घेर लिया था। यह अच्छी बात थी कि उन्होंने वैगन को रास्ते से दूर पार्क किया था, क्योंकि यह अभी भी बरकरार था, लेकिन अन्य लोग जबरन अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, और चीफ्टेन वर्ल्ड स्मैशर उन्हें ऐसा नहीं करने दे रहा था। कम से कम तब तक नहीं जब तक उनकी टीम वापस नहीं आ जाती, और शायद तब तक नहीं जब तक उनका पूरा कबीला अंदर नहीं चला जाता। चीफ्टेन वर्ल्ड स्मैशर ने जब काल को टीम को बाहर आते देखा तो वह मुस्कुराया। क्या यह इसके लायक था? काल ने सिर हिलाया और ऑक्स से फुसफुसाते हुए कहा, ये कालकोटरी को पूरा करने वाले हर व्यक्ति के लिए एक सिस्टम इंटरफेस सक्रिय करेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा करने के लिए आपको कम से कम 1 या 2 शक्तिशाली कमांडरों और एक मरहम लगाने वाले की आवश्यकता होगी। सरदार ने सिर हिलाया, फिर ओर्किश भाषा में कुछ चिल्लाना शुरू कर दिया। 10 के समूह रक्षात्मक रेखाओं से पीछे हटने लगे और कालकोटरी के प्रवेश द्वार की ओर भागने लगे, जबकि अन्य सेनाएं क्रोध में चिल्लाने लगी। क्या मुझे उनसे बात करनी चाहिए? मुझे लगता है कि हम सभी के लिए एक टीका लगवाने की व्यवस्था कर सकते हैं। काल ने प्रस्ताव दिया। येलो टस्क कबीले के बाद हमने ये स्थान अर्जित किया है। यदि यह बंद होने जा रहा है तो हम ही इसका उपयोग करेंगे। काल ने सिर हिलाया और सरदार के बगल में अपनी जगह ले ली, अन्य लोगों के साथ जो अपनी दौड़ पूरी कर चुके थे, फिर आगे बढ़कर ओर्क्स और अन्य गुटों के नेताओं के बीच में आ गया। येलो टस्क ऑक्स को दया की अपील के बाद देवताओं से दिव्य आशीर्वाद के रूप में यह विसंगति प्राप्त हुई। एक बार जब वे अपने योद्धाओं को भेज देंगे तो कालकोटरी किसी और के लिए भी प्रवेश के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। सरदार वर्ल्ड ब्रेकर ने वचन दिया है कि वह अपने सभी लोगों के प्रवेश करने के बाद प्रवेश को अवरुद्ध नहीं करेगा। काल ने घोषणा की। 3 दानव और एक राक्षस जो उसके सबसे निकट खड़े थे, ने काल को संदेह भरी दृष्टि से देखा, लेकिन ओर्क्स पहले से ही 10 की संख्या में कालकोटरी पोर्टल में घुस रहे थे, जिससे पोर्टल में प्रवेश के बीच केवल थोड़ा सा अंतराल मिल रहा था। यह विसंगति हमेशा के लिए नहीं रहेगी। बेवकूफ ओर्क्स से भरी एक जनजाति को ये क्यों मिलना चाहिए?
हमें अंदर आने दो या हम खुद ही अंदर चले जाएंगे। राक्षस ने मांग की। यदि आप ऐसा कर सकते तो आपको यहाँ सरदार का सामना नहीं करना पड़ता। बस 1 घंटा लगेगा और ओर्क्स वापस आ जाएंगे। रास्ते से हट जाओ, हम अपने और कालकोठरी के बीच जो कुछ भी आएगा उसे मार देंगे। राक्षसों में से एक ने जोर देकर कहा, मानव, यह एक औक लड़ाई है। अगर वे कोशिश करना चाहते हैं तो उन्हें कोशिश करने दो। सरदार वर्ल्ड ब्रेकर ने जोर दिया। ठीक है, मैं अपनी टीम को वापस अपने वैगन में ले जाऊंगा और हम रास्ते से हट जाएंगे। यह एकदम सही था। काल पीछे हट सकता था, बिना ये दिखाए कि वह ओर्क्स को छोड़ रहा है, और उन्होंने पहले ही अपने ज्यादातर लोगों को अंदर भेज दिया था। इसलिए केवल सरदार और योद्धाओं का एक छोटा समूह, जिसमें अभी अभी बाहर आए लोग भी शामिल थे, ही लड़ रहे थे। जब तक अन्य लोग कालकोठरी की दौड़ पूरी कर लेंगे, तब तक किसी न किसी तरह से लड़ाई समाप्त हो चुकी होगी। भीड़ ने काल और उसकी टीम को बाहर जाने दिया, और फिर सरदार और उसके प्रतिद्वंद्वियों के चारों ओर घेरा बनाना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से वर्ल्ड ब्रेकर के लिए वह एक महत्वपूर्ण विवरण से चूक गया था। उसके योद्धा प्रतियोगिता के चारों ओर एक घेरे में थे और उसके अधिकांश कबीले कालकोठरी के अंदर थे। अब पोर्टल की रखवाली करने वाला कोई नहीं था, और चैंपियनों के बीच लड़ाई शुरू होने से पहले ही 10 के चुपके समूह अंदर घुसने लगे थे। जल्द ही अन्य लोगों को यह एहसास हो गया कि कालकोठरी ढह नहीं रही थी, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उपकरण ने उसके अस्तित्व को स्थिर करने का काम किया था, और प्रवेश द्वार लगभग गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के प्रवेश द्वार के समान ही लग रहा था। एकमात्र प्रश्न ये था कि क्या दैनिक उपयोग या अंदर लोगों की संख्या पर कोई सीमा थी, क्योंकि इस कालकोठरी में एक से अधिक समूहों के प्रवेश से कोई समस्या नहीं थी। ये बात काफी विचलित करने वाली थी कि जब वे वैगन की ओर जा रहे थे तो किसी ने काल को रोकने की कोशिश नहीं की, और जब वह थोर को वापस गाड़ी में बैठाकर जाने के लिए तैयार हुआ तो किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वास्तव में जब तक वह तैयार हुआ, तब तक बाहर इतने कम लोग थे कि काल को यकीन नहीं था कि किसी ने भी इस पर ध्यान दिया है। जो कुछ लोग अभी भी बाहर थे, वे चीफ्टेन वर्ल्ड स्मैशर और एक दानव के बीच द्वंद्वयुद्ध देख रहे थे, जो अभी भी अपने शुरुआती चरण में था, क्योंकि बिना हथियारों के लड़ने पर दोनों लगभग बराबरी पर थे। ये संयोग नहीं हो सकता। अगर वे वास्तव में ऑक्स को मारना चाहते थे और कालकोठरी पर कब्जा करना चाहते थे, तो वे अपनी संख्या के हिसाब से ऐसा कर सकते थे, लेकिन वे कालकोठरी के लिए निहत्थे द्वंद्वयुद्ध लड़ रहे थे, जबकि उनकी दोनों सेनाएं पहले से ही कालकोठरी के अंदर थीं। काल ने सोचा कि यह सब कुछ थोड़ा हास्यास्पद था, क्योंकि उसने थोर को शहर की ओर दक्षिण की ओर मोड़ दिया था। एक बार जब वे हिलसिंग पहुंच गए, तो यह असंभव होगा कि कोई भी उन्हें विसंगति के साथ जो कुछ भी हो रहा था, उससे जोड़े, अगर कोई भी अब देखने की परवाह करता है, क्योंकि यह स्थिर था। उन्हें शहर की सीमा तक वापस पहुंचने के लिए वैगन से कुछ घंटों की यात्रा करनी थी, लेकिन हॉक को पहले से ही राक्षसों के समूह अपनी ओर आते दिखाई दे रहे थे। ट्रोल्स का एक समूह उनकी ओर मुड़ा, जिसका नेतृत्व एक विशालकाय माउंटेन ट्रोल कर रहा था, जो 4 मीटर लंबा था, जिसकी त्वचा टूटी हुई ग्रेनाइट की तरह दिख रही थी। वे सभी एक ही कबीले के लग रहे थे, लेकिन कुछ बहुत छोटे थे, लगभग मानव आकार के, और कुछ कैरा से थोड़े ही बड़े थे, लेकिन बच्चे नहीं लग रहे थे। शायद वे थे। काल ट्रोल जीव विज्ञान का विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन आकार उनकी ताकत के साथ नहीं था। कुछ छोटे लोग कमांडर थे। जैसे ही काल ने गाड़ी रोकी, इस जनजाति की ग्रेनाइट त्वचा वाला एक मोटे तौर पर मानव आकार का ट्रोल थोर के सामने रुक गया। हर कोई चिंतित था, और सभी ने हथियार निकाल रखे थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि ट्रोल्स बातचीत करना चाहते थे। क्या तुमने कालकोठरी देखी? ट्रोल ने मानवीय शब्दों को समझने में संघर्ष करते हुए पूछा। नहीं, लेकिन हमारे पीछे एक बड़ी लड़ाई चल रही है। हमारे पदचिह्नों का अनुसरण करें और आप इसे देख लेंगे। ये कालकोठरी हो सकती है अगर क्षेत्र में कोई है। काल ने सुझाव दिया। ट्रोल ने एक बार सिर हिलाया, फिर पूरा समूह दौड़ने लगा। उन्होंने छोटे बच्चों को भी उठा लिया ताकि वे बेहतर समय निकाल सकें। यह उनके पीछे चल रहे समूहों के लिए एक संकेत था, जो ट्रोल्स के पीछे दौड़ पड़े, तथा उनके पीछे चल रहे लोगों के लिए भी, जिन्हें लगा कि उन समूहों ने कुछ खोज लिया है। नेता का अनुसरण करने के 1 घंटे बाद, बैंगनी चमड़ी वाले राक्षसों से बना एक अन्य समूह उनसे बात करने के लिए वैगन के पास दौड़ा। क्या तुम कालकोठरी के पास से गुजरे थे? दानव ने पूछा। मुझे ऐसा लगता है। कुछ घंटे पहले वहां बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी। हर कोई जो कुछ भी वहां है, उसके बारे में पागल हो रहा है, और ईमानदारी से कहूं तो मैं उससे कोई लेना देना नहीं चाहता। अगर यह अगले हफ्ते भी वहां है तो मैं वापस आकर देख सकता हूं। दानव हंसा। अगर यह अगले सप्ताह भी वहां है तो हम खुद को भाग्यशाली मान सकते हैं,
लेकिन मुझे संदेह है कि स्थिति में कोई सुधार होगा। क्या आपके पास व्यापार करने के लिए कुछ है? कार्ल ने अपना सिर हिलाया। आखिरी बार हमारे पास सूखे सैल्मन का एक गुच्छा था जिसे हमने येलो टस्क ऑक्स को बेच दिया था। शहर से कितनी दूर? इतनी अराजकता के बीच मैं आज रात यहां नहीं रहना चाहता। यह आधे घंटे की दूरी पर है, लेकिन सूरज पहले ही डूब चुका है। रात के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। शहर के बाहर एक कैंपग्राउंड है, लेकिन मैं यहीं रहना पसंद करूंगा। ये सुरक्षित है।